चैनल खोल लो, व्यूज नहीं आए बंद कर दो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो हम शायद ऐसे ही हो जाता, बट हमने कभी व्यूज की तरफ ध्यान नहीं दिया। और सबका पैशन एक्सीडेंटल एक्टर है हम लोग, जेब में पैसे नहीं थे तो कैमरे पे खुद ही आ जाते थे, पीछे भी खुद आ जाते थे, कैमरा सेट किया, फ्रेम सेट किया, खुद ही एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये करते करते अब लोग बोलते थे यार अच्छी एक्टिंग है, मैं बोलता अच्छा एक्टिंग भी कर लेते हैं, ये आज पता चला। तो आजकल के जो लड़के आ रहे हैं, लड़के लड़कियां आ रहे हैं और न्यू कंटेंट क्रिएटर्स हैं, खास तौर पे वो नीश का ख्याल नहीं रखते कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं भाई। फॉर एग्जांपल अगर फूड ब्लॉगिंग की बात की जाए तो फूड ब्लॉगिंग में हमजा भट्टी हो गए, इरफान जुनेजर बड़ा बस काम किया रमज़ान में, तुम भी करते हो, अभी रामेश भी करता है। लोग हमें नहीं जान रहे होंगे मगर एक टिकटॉकर को लोग 10 लोग जानते होंगे। कोई भी डिग्री आपकी जॉब की गारंटी नहीं होती। बिल्कुल। ये जो लोग कहते हैं यार डिग्री फजूल चीज़ है, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स सही है, वो स्किल्स को अगर पॉलिश करना है तो आपको एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। यूट्यूब चैनल बनाया और बोला शाउट आउट दे दें। मैं बोलूँ चलो मैं दे दूंगा, होगा क्या तुम्हें लगता है कि मेरी ऑडियंस जाएगी तुम्हारे पास देखने? नहीं जाएगी। बच्चों की ओरिएंटेशन करना ज़रूरी है, ये अंदर से हम ही निकाल सकते हैं, लेकिन वो बंदा करे कैसे, पहले खुद की ओरिएंटेशन ठीक हो। तो मैं कहता हूँ भाई आप पीछे जाओ, जाके देखता 6 साल 7 साल 10 साल पहले वीडियो लगाई हुई होती है। मैंने कहा देखो वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र है। अस्सलाम वालेकुम मुबीन, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हाल है। लेट्स डाइव इनटू द स्टोरी ऑफ मुबीन। हु इज़ मुबीन? अच्छा, सबसे पहले मैं उसको स्पेसिफाई कर दूँ क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा सवाल हो जाएगा, उस पर पॉडकास्ट ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, स्टार्ट विद योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। इसका रीज़न क्या है वो मैं इस जवाब के बाद बताऊँगा। व्हाट्स योर एजुकेशनल बैकग्राउंड? मैंने फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शंस में ग्रेजुएशन की है। अच्छा, किधर से? PF कीट से। ओके। सो ग्रेजुएशन की है, उसके अंदर उससे पहले जो है बैचलर्स किया, और उससे पहले मैंने ट्रेनिंग्स लिए, मतलब बहुत सारे वर्कशॉप्स लिए हैं डायरेक्शन एंड प्रोडक्शंस के। तो शुरू से ही मतलब ये वो कहते हैं ना, वो बचपन से ही कीड़ा था। अच्छा। ये डायरेक्शन फिल्म बनती, अच्छा मुझे फिल्म में एक्टिंग वाला सीन नहीं था। ओके। हमारा था कि बनती कैसे है, वो क्यूरियोसिटी थी। तो उसी के लिए पीछे पड़े रहे। तो एक दिन पता चला कि भाई पाकिस्तान में भी हो रहा है कोर्सेज, क्योंकि यूजुअली 2005-6 में जो ना ये इस तरह की यहाँ पे स्टडीज़ नहीं थी फिल्म की। NC एक डिफरेंट था, बट यहाँ पे जो ना फिल्म रिलेटेड कोई स्टडी नहीं थी। वो या तो बाहर किसी कंट्री में आपको करनी होती थी जिसकी औकात नहीं थी, साफ बात है, या तो इंडिया में थी। सो इंडिया में भी मैंने अप्लाई किया था। विजलिंग बोर्ड जो है सुभाष घाई की एक कंपनी थी। 2006 में मैंने वहाँ से भी आई थी इंटरव्यू कॉल, बट जब मैंने फ़ीस देखा तो वो तकरीबन उस टाइम पे वो हॉस्टल तमाम चीज़ें मिला के 3 साल का कोई 26 लाख रुपए पड़ रहा था। तो वो 26 लाख रुपए बहुत होते थे, मतलब आज के करोड़ से ऊपर हो जाते हैं, बल्कि ज़्यादा ही हो जाते हैं। जब हम ये पॉडकास्ट रिलीज होगा तो हम बोलेंगे यार अब 2 करोड़ हो गए, इतना नोट गिर रहा है हमारा। बिल्कुल। सो फिर इत्तेफाक से एक कोर्स आया उस वक्त, द मीडिया ट्रेनर्स करके। तो वहाँ पे जो ना वो डायरेक्शन के लिए वो मतलब डायरेक्शन की क्लासेस थी, फिल्म क्लासेस थी, डिफरेंट वर्कशॉप्स थे। तो वो मैंने ज्वाइन किया। अब वहाँ पे भी मसला ये था कि वो उन्होंने सबसे पहले जाते के साथ ही उन्होंने बोला आपकी तो कोई एजुकेशन ही नहीं बेसिक, और ये तो ग्रेजुएट लोगों के लिए ये वर्कशॉप्स करवा रहे हैं हम। और उस वक्त मैं कॉलेज के अंदर जा रहा था। सो खैर जब उन्होंने, फिर भी मैं ज़िद करता रहा कि भाई मुझे खाली बिठा दें आप। तो उन्होंने बोला, फिर एक उन्होंने थोड़ा सा एक इंटरव्यू लिया, उसके बाद उन्होंने बोला चलें पहले ही आप एक वर्कशॉप अटेंड कर लें, अगर नहीं आपको समझ आया या आप हमें समझ नहीं आया तो फिर आप चले आइएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हायर लेवल का है। ऑलरेडी जो उस वक्त जो प्राइवेट चैनल्स में जो काम कर रहे थे उनके लिए वर्कशॉप्स थे। सो वो पहली क्लास अटेंड की, और सेकंड क्लास के बाद जो था मैं टॉप 3 स्टूडेंट्स में था उस क्लास में। 40-45 लोग थे, जिसमें से मेरे ख्याल से सबसे बड़ी उम्र का जो आदमी था वो 45 साल का था। अच्छा। 75 साल का। सो उसमें हम बैठे हुए थे। तो खैर आज भी उनके साथ मैं एसोसिएट हूँ टीचर के साथ। सलीम मुगल। उस वक्त मैं ये सोच रहा हूँ 2006 की बात कर रहे हो तुम, राइट? 2006 की बात कर रहा हूँ। 2006 में ये पता भी नहीं था कि यूट्यूब इतना आगे जाएगा और कंटेंट क्रिएशन का ये फ्यूचर होगा। था। हाँ, ऑर्कट था। असल में जब हमने प्रोजेक्ट बनाया था ना वो 2007 में बनाया था आई गेस। हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था तो तब हमारे पास जो ना फिर ऑर्कट भी था हमारे पास,
तो उसके बाद ये थोड़ा सा सोशल मीडिया की चीज़ें आनी शुरू हो गई थी, यूट्यूब भी आना शुरू हो गया था। मुझे याद है ऑर्किड पे कंटेंट क्रिएशन का गेम इतना स्ट्रांग नहीं, कंटेंट क्रिएशन है वहाँ पे सब स्क्रैप कर रहे होते थे, वो खाली स्क्रैप के टारगेट्स बढ़ा रहे होते थे। सो उस पे या तो एल्बम डाल देते, एल्बम की भी लिमिट थी, आप मेरे ख्याल से 4 या 8 पिक्चर्स लगा सकते थे। फायदा ये तो पता चल जाता है कौन स्टॉक कर रहा है आप। हाँ, वो सबके इनबॉक्स में घुसे हुए रहते, कौन किससे चैट कर रहा है, कौन किससे फ्लर्ट कर रहा है। तो ऑर्किड था, उसके बाद मतलब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू, क्योंकि मुझे याद है जो मैंने अपनी जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी ना उस वक्त था PD70 कैमरा था या कुछ कैमरा था, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ था। वो रेंट पे आया और हमने पहली शॉर्ट फिल्म बनाई अपनी 2007 में। उसके बाद फिर मैंने एक कैमकॉर्डर लिया था। मैंने बोला यार मैं तो कुछ प्रैक्टिस करते रहूँ, क्योंकि अभी तो कॉलेज कंप्लीट करना था ना। और उस वक्त मुझे शौक तो था कि यार चैनल्स हैं, जियो है और फलाना है, सो हर किसी का टारगेट होता है या तो इस चैनल्स में काम मिल जाए तो सीखते रहेंगे कुछ। तो खैर मीनवाइल जो है ना मैं अपना कैमकॉर्डर ले लिया, उससे मैं चीज़ें बना रहा होता था, डॉक्यूमेंट्रीज बना ली, ये कर लिया वो कर लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता 2008 में जो है ना फिर एक अखबार पढ़ रहे थे हम, और उस वक्त मैं बताता चलूँ कि हम अखबार पढ़ के मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, किसी से पूछ के देख के यूट्यूब पे देख के नहीं किया था। अखबार उस टाइम पढ़ने की आदत बहुत थी, तो उसमें ऐड आया हुआ था, तो फिल्म स्टडीज़ का था। मैंने बोला बस हो गया, डन हो गया, अब मुझे जाना ही यही है। अच्छा, मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात हो गई, पीछे स्कूलिंग जो थी, स्कूलिंग में ये इन्फ्लुएंस कहाँ से बिल्डअप होना शुरू हुआ? तुम्हें क्या याद पड़ता है कि देखो हर किसी का एक इंटरेस्ट होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम आज के कंटेंट क्रिएटर्स की बात करें, हमारे यहाँ कंटेंट क्रिएटर्स का ये कि यार जहाँ पैसा होगा ना जिस कंटेंट में उसमें घुसेंगे, उनको नहीं पता उनका पैशन क्या है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं, फॉर एग्जांपल मैं फिटनेस का कंटेंट बनाता हूँ, मुझे पता है कि फिटनेस का शौक कब से शुरू हुआ था, दिस इज समथिंग आई कैन डू ऑटोमेटिकली। तुम्हें कब ये महसूस हुआ कि यार ये बिहाइंड द सीन वाली जो चीज़ें हैं ना ये फैसिनेट मुझे कर रही हैं? व्हाट वाज द मोमेंट इन योर लाइफ, या कौन सा ऐसा टाइम था जब स्कूल? यार वो असल में हमारे पूरे ख़ानदान के अंदर जो है ना एक है, हर किसी में कुछ ना कुछ आर्ट है। ओके। कोई पेंटिंग में, तो अब मैं लिटरली बता रहा हूँ, बचपन में हम सब कजन्स बैठते थे, बीच में दादा बैठते थे हमारे। ओके। और तमाम लोग A4 पेपर हमारे दादा के पास होते थे, क्योंकि वो टाइप राइटर्स भी होते थे, वो टाइपिंग वाइपिंग भी होते थे, उनके A4 पेपर सबको दे देते थे, पेंसिल देते थे, और सामने कोई ऑब्जेक्ट होता था और स्टिल लाइफ ड्राइंग का कंपटीशन शुरू हो जाता था घर में। और ये हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग बैठ के कर रहे होते थे। अब जिसका क्लोज बनी ड्राइंग, उसको हमारे अब्बा बोलते थे हम दादा को, तो वो कुछ ना कुछ जो ना हमें पैसे दे देते थे, या कुछ हम ले लेते थे फोर्सफुली कि भाई जीत गया हूँ मैं। सो ये और है आर्ट, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ आर्ट है। अच्छा, दादा जी की बात तो हमने कर ली, दादा के बाद भी एक लेयर आती है ना पेरेंट्स की, फादर की और मदर की, उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा? उन्होंने कहीं मना नहीं किया? यार ये जो मैं विजलिंग बूट का तुम्हें बता रहा था किस्सा, जब मैंने बताया अम्मी को, कॉल्स वॉल्स भी आती थी वो मुंबई से, उनके हेड ऑफिस से। सो अम्मी ही थी जो पुश कर रही थी, हालांकि जेब में कौड़ी नहीं थी, बट अम्मी ही पुश कर रही थी कि भाई ले लो, ले लेंगे किसी तो उधार, चले जाओ। अच्छा। कर लो। सो मीनवाइल ये इस तरह का एक अपॉर्चुनिटी आ गई। और जहाँ तक बात है फादर की, तो उन्होंने भी कभी मना नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन में उनको भी बड़ा शौक था। वो एक दफ़ा घर से भाग गए थे लाहौर। अच्छा। फिर उनको लेकर आया था पकड़ के। वो उनको लगा कि लाहौर जाएंगे और फिल्म में आ जाएंगे वो। ओह, अच्छा, एक्टिंग का शौक था? एक्टिंग का उनको भी शौक था। सही। तो कहीं ना कहीं तमाम खानदान में ये था कीड़ा अप्लाई, मतलब एट दी एंड जो इम्प्लीमेंट मैंने किया है इस चीज़ को। सो सबको ही शौक था और सपोर्ट थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लोग बोलते हैं यार घर की तरफ से मसला हो गया, ये मसला हो गया, नहीं अल्लाह का शुक्र है। और अक्सर एक और भी प्रेशर होता है जब आप इस तरह के काम करते हैं ना, लोग बोलते हैं यार वो तो ठीक है, काम क्या करते हैं? काम क्या करते? सो बोलता हूँ बस जॉब ढूंढ रहा हूँ यार। तो बट उसी के लिए मैंने उसको जवाब देने के लिए मैंने एक रेस्टोरेंट खोला था। सही है। जब कोई भी लोग बोलते थे यार अच्छा ये तो सही है, काम क्या है आपका? मैंने बोला यार मेरा फूड बिजनेस है। अच्छा। तो अच्छा हाँ फूड बिजनेस, अब तो ठीक है, सही है। वरना तो ये तो है ना ऐसे ही हम घूम रहे हैं, ऐसे ही बस चल रहा है। शुरू में देखो जब हम बच्चे थे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। एक PTV आता था, STN आता था, NTN आता था। तो उस वक्त अब हमें तो खाली यही पता था ना, ये जो कैमरा मैन जो शूट कर रहा है यही सब कुछ है और ये फिल्म बना रहा है। बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें इन्हेंस होती रही। और स्कूल में भी अगर मेरे अभी भी किसी तुम दोस्त से मिलोगे स्कूल के, अभी भी जो साथ होते हैं मेरे, वो बोलेंगे कि स्कूल के अंदर भी जो ना मैं हमेशा ये बोलता था
बच्चे हमेशा एक रटे हुए आंसर होते हैं बच्चों के कि मैं जो ना मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं आर्मी में जाऊंगा, मैं ये करूंगा। मैं जब खड़ा होता था मैं बोलता था यार मैं डायरेक्टर बनूंगा। वो बोलते ये क्या है, कौन सी कंपनी में क्या है। तो वो अब वो कहीं ना कहीं जो ना ये था, मतलब शौक था। और शुक्र है कि पाकिस्तान में वो मीनवाइल वो उस पॉइंट पे जिस टाइम मुझे यूनिवर्सिटी में जाना था उस टाइम स्टडी वो मतलब हो गई, लॉन्च हो गई। और फिर वो ग्रेजुएशन की। मीनवाइल हम लोग को शॉर्ट फिल्म्स बना रहे थे 2008-9 से हम लोग कॉमेडी और फलाना PSMs। और 2009 से फिर मैंने कमर्शियल काम भी स्टार्ट कर दिया था। मतलब यूनिवर्सिटी में आते हुए मैंने फोटोग्राफी काफ़ी की, कैलेंडर फोटोग्राफी की, स्ट्रीट फोटोग्राफी की, थीमेटिक की, ये काफ़ी सारी मैंने की मुख्तलिफ कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए। और मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा लिया था। तो वहाँ से भी एक थोड़ा सा और ज़्यादा पैशन मतलब और ज़्यादा बढ़ने लग गया था। बट इस तमाम चीज़ों के पीछे कहीं व्यूज़ नहीं थे, क्योंकि उस वक्त कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था जो आपको व्यूज़ शो कर सके। कोई मेट्रिक उस वक्त सिर्फ ये था कि यार बस मेरी चीज़ सामने वाला देख ले और बस बताए कि कैसी है। जैसा कि शायर होता है ना, कोई शायरी लिखता है तो बोलता है कि यार बस कोई सुनने वाला हो। क्रिएटिव क्यूरियोसिटी थी और तो वो बस हमारा ये था कि यार बस 4 लोग देख के कमेंट कर देना या बता दें कि कैसा बना है, तो वो हमारे लिए बस वो मिल गया हमें, जो मकसद था ना वो पूरा हो गया। सो इसी वजह से जो ना तब से जो ना फिर अब शॉर्ट फिल्म बनानी शुरू कर दी। फिर कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए डॉक्यूमेंट्रीज पूरा पाकिस्तान घूमते रहते थे। तो ये डॉक्यूमेंट्रीज, कमर्शियल्स, टेलअप्स, रेडियो एड्स। किसी कंपनी के साथ 9 to 5 वर्क एक्सपीरियंस? नहीं, मैं कभी नहीं किया मैंने, क्योंकि हमेशा मैंने ये देखा था। और पता नहीं लोग क्यों समझते हैं कि हमेशा आपको असिस्ट करने की ज़रूरत है किसी ना किसी को। मैं यही बोलता था कि यार अगर आपको काम आ गया सही है, आप ठीक है, कुछ लोगों को असिस्ट की ज़रूरत होती है, बट मेरे केस में तो मुझे कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी। इवन जब मैं कमर्शियल बना रहा था तो इससे पहले मैं कभी किसी कमर्शियल सेट पे भी नहीं गया। बट मैंने अपना जब एक कंपनी थी उन्होंने कमर्शियल दिया, मैंने एक कमर्शियल बना दिया। उसके बाद उनके 3 और कमर्शियल आ गए, वो भी मैंने बना दिया। सो मैं कभी सेट पे नहीं गया, बट अपना ही सेट खड़ा कर लिया। सो ऐसी होता है, गाते गाते गवैया बन गया। रेफरल से तुम्हें काम मिलता रहा? बिल्कुल ऐसी है। तो कभी मतलब कोई जॉब नहीं की 9 to 5। अलबत्ता हाँ, बहुत सारी प्रोजेक्ट्स में कभी किसी ने एज अ DP भी हायर कर लिया मुझे कि यार ये म्यूजिक वीडियो एज अ DP आ जाओ। तो एज अ DP चले गया। क्या कभी किसी का प्रोजेक्ट एडिट कर दिया, किसी की म्यूजिक वीडियो एडिट कर दी। क्योंकि जब फिल्म पढ़ रहे थे तो तमाम चीज़ें हम सीख रहे थे। मतलब एडिटिंग से लेकर आपको कैमरा स्किल्स हो जाए, चाहे वो लाइटिंग हो जाए, ये तमाम चीज़ें जो है ना आपकी वो स्टडी जो कोर्स होते हैं ना हमारे उसमें शुमार होता है। तो उसकी वजह से जो ना काफ़ी जगहों पे हेल्प मिली, चाहे वो 3D मॉडलिंग हो या कुछ हो। उस वक्त तो बड़ा बुरा लगता था कि यार मुझे सिर्फ फिल्म पढ़ाओ। बट अब समझ आ रहा है कि यार उसमें जो एक सब्जेक्ट था साइकोलॉजी, वो साइकोलॉजी सब्जेक्ट इतना ज़बरदस्त है जो कि हर मेरे ख्याल से हर जो आपका जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर साइकोलॉजी सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको पता चलता है कि आप अपने माइंड को किस तरह ट्रीट करो, साइकोलॉजी कैसी है। एग्जैक्टली आप अपना दिमाग आपको चलाना आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि ये जो गाड़ी अंदर है ना ये चलेगी कैसे। एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस इज ऑल अबाउट डीलिंग विद ह्यूमन ब्रेन। एग्जैक्टली आपको बॉडी लैंग्वेज सामने की पता होनी चाहिए, सामने वाले की आपको किस तरह बात करनी है, माइंड रीडिंग जो सब कुछ है वो खैर आगे फर्दर कोर्सेज आए थे। और कंटेंट क्रिएशन में एनालिसिस का जो पार्ट है वो बेसिकली यही है ना, यू नीड टू एनालाइज कि क्या चीज़ अच्छी तो एग्जैक्टली ना। अब सोचे ना जो हम लोग कॉमेडी स्किट्स बनाते आ रहे हैं इतना टाइम से, तो वो अगर वो लोग कहते हैं वायरल हो रही है, तो अगर वायरल भी हुई तो वो क्यों हुई? क्योंकि हमने जज किया ना, हमने देखा कि अच्छा यार अम्मा इस तरह बोल रही हैं और ये मसले हैं, पुदीने धनिया के मसले हैं। हम मंगाया पुदीना था, लेकर धनिया आ गए। सो अब चलो इस पर स्किट बनाते हैं। उसको थोड़ा सा हमने क्रिएटिव करके उसमें चेजिंग सीन डाल दिए, ये डाल दिए, वो डाल दिए, ये कर दिया। सो वो वहाँ पे हमने अपने थोड़ा सा क्रिएटिव लिबर्टी यूज़ की। बाकी मसला एक छोटा सा दिखाना था हमने, वो हमने दिखा दिया। अक्सर लोग कमेंट कर रहे होते कि यार जैसे कि हमने बनाई थी आधा पाव दही, कि आप शॉप पे गए, इसके घर में भी दही मंगाया हुआ अम्मा ने, उसके घर पे दस्तरखान पे बैठे हुए दही मंगाया हुआ। अब वो पहुंचते दोनों बंदे, एक को मिलता दही आधा पाव। अब वो चेजिंग सीन दिखा दिया। अब नीचे कमेंट कर रहे हैं कि भाई वो दूसरी दुकान से ले लेता। मैंने बोला सही है, दूसरी दुकान से ले लेता, स्किट खत्म हमारी। फिर तुम्हें ये देखने को नहीं मिलता। स्टोरी टेलिंग है ना, मतलब स्टोरी टेलिंग थी ना, वो स्क्रीन प्ले था, हमने दिखाना था चेजिंग सीन, भागे ये किया वो किया।
कुत्ते डाल दिए हमने, मतलब उसके अंदर पिटबुल भी डाल दिया, वो भाग रहा है उसके पीछे, सब कुछ कर दिया हमने खाली आधा पौधे के लिए। तो हमने उसको थोड़ा लार्जर देन लाइफ दिखाया। बिल्कुल ऐसे ही। So ये मैंने नोट किया है कि क्रिएटिव लोग जो, मतलब अभी कुछ दिन पहले मैं एक ऐसी रील देख रहा था, उस कार्टूनिफाई किया हुआ था कि जो आपकी सबसे छोटी उंगली होती है ना, वो हर जगह लगती रहती है। आप जब चलते हैं पैरों में सबसे ज़्यादा आपकी इंजरी वहीं होती है। तो छोटी उंगली बोल रही है कि तुझे वो टेबल दिखी सामने, तो बाकी 4 उंगलियां बोलती नहीं दिखी, नहीं हम मुझे दिखी, तो बोलता मुझे नहीं दिखती कभी भी, तो इसलिए मैं ठुक जाती हूँ उसमें बार बार। तो ये बहुत ही कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है, बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन जो हर किसी के साथ होती है, लेकिन उसको कार्टूनिफाई करके उसमें हंसी मजाक डाल के उसको कहाँ से कहाँ क्रिएटिव ले गए। तो बेसिकली यही सारी स्टोरी टेलिंग है ना, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को आपको ग्रैंड करके दिखाना है, लेकिन लोगों को ये लगता है बहुत आसान है। तो कहने का समअप ये करूंगा, एजुकेशन पे पूछा था तुमने सवाल, पूरा लंबा अखबार आ गया, न्यूज़पेपर आ गया। एजुकेशन का इसलिए पूछा था कि जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, एक मीम आया था बीच में, मीम नहीं एक पब्लिशर ने डाल दिया था कि भाई एक ग्रेजुएट को 30,000 की नौकरी मुश्किल से मिलती है, और जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो भी तो ग्रेजुएट है वो दबा के पैसे कमा रहे हैं। अच्छा 30-30 40-40 लाख कमा रहे हैं। इसमें 2 सवाल निकलते हैं। पहले का जवाब तुमने दे दिया कि भाई तुम खुद ग्रेजुएट हो, सही है, ऐसे नहीं है कि सड़क छोड़ मैं नहीं हूँ, मेरी जो पूरे जो बेकार फिल्म की पूरी टीम ग्रेजुएट है। इवन समी ने भी मास्टर्स भी कर लिया उसी में, पढ़े लिखे लोग हैं बहुत सारे। अच्छा दूसरी चीज़ कि क्या, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल इरफान जुनेजा और उनका मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, फिर रामेश ने भी मुझे बताया कि भाई 1 मिलियन व्यूज़ पे $600 बनते हैं, मैं जस्ट पीनट्स यहाँ के लिहाज से। $600 भी बनते हैं तो $400 भी बन सकते हैं। हाँ, $400 डिपेंड करता है बिल्कुल कि वो कहाँ देखा जा रहा है। हाँ, तो ये क्या इतनी बड़ी कमाई नहीं है जितना बेसिकली दिखाया जाता है कि यूट्यूबर शायद पैसों में बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, या फिर और क्या? देखो आप ये कह सकते हो कि जब हम डिजिटल वर्ल्ड में आए तो हमें पता चला कि वर्क हार्ड के साथ साथ वर्क स्मार्ट भी ज़रूरी है। तो अब जाहिर सी बात है हम उस पर डिपेंडेंट रहे बिल्कुल ही, कि व्यूज़ कितने आएंगे, व्यूज़ नहीं आए या व्यूज़ पे इतनी कमाई होगी, तो फिर तो शायद आजकल देखा ना कि चैनल खोल लो, व्यूज़ नहीं आए बंद कर दो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो हम शायद ऐसे ही हो जाता, बट हमने कभी व्यूज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया और यूट्यूब इनकम के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। हमने उसको एक अब आके बिजनेस की तरह चलाना शुरू किया कि इससे अगर हम कंटेंट डाल रहे हैं, इससे और किस किस के फ़ायदे हो सकते हैं। सपोज़ करो ये एक स्किट मैंने बनाई है आज, ये स्किट है लाइट जो जा रही है बार बार, अभी यहाँ पे भी गई हुई थी लाइट जैसे। सो अगर मैं कोई स्किट बना रहा हूँ तो वो स्किट के अंदर ऐसा कौन सा ब्रांड है जिसका फ़ायदा हो सकता है। सही है। तो हो सकता है हाँ सोलर पैनल वाले आ सकते हैं, चलो पिच करते हैं। सही है। सो ये इस तरह फिर आप मॉडल आप करते हो, तो जो करता है आप भी अपना दिमाग चला सकते हो। सो ये जो बात है कि जो 30-35 हज़ार रुपये कमा रहा है, वो 30-35 हज़ार रुपये अगर कोई भी कमा रहा है ग्रेजुएट होके, तो उसको तो सबसे पहले समझना चाहिए कि ये जो यूट्यूबर्स जितने भी आप लोग देख रहे हैं ना, ये यूट्यूबर नहीं कहूँगा, कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि 2013 से 14 से 12 से काम कर रहे हैं सब। उस वक्त तो यूट्यूब बैन था, तो कंटेंट आप कहीं ना कहीं फेसबुक पे ही देखते थे। तो कंटेंट क्रिएटर जितने भी है ना, ये उस टाइम काम करते थे जिस टाइम ना यहाँ पे मोनेटाइजेशन थी, और फेसबुक तो अभी मोनेटाइज हुआ है, 1-2 साल हुआ है। इससे पहले यूट्यूब 2016 में ऑफिशियली आया है। तो उससे पहले तक सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे थे हम, कहीं कमाते कहीं और से थे और लगाते इसमें थे, और सिर्फ आप लोगों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे थे, जिसका रिजल्ट ज़ीरो आ रहा था। ज़ीरो इन सेंस पैसों की में ज़ीरो आ रहा था, बट आपको लोग पहचान रहे थे, आपके कंटेंट का लोग वेट कर रहे थे, बस यही हम चाहते थे। फिर जब यूट्यूब आया तो हम ऑलरेडी अपना एक स्ट्रक्चर बना चुके थे बिजनेस का। तो जब यूट्यूब की कमाई आने शुरू हुई तो वो हमारे लिए पर्क्स थी। तो कभी भी हमने यूट्यूब की कमाई को देखते हुए कभी कंटेंट नहीं बनाना शुरू किया। कंटेंट हम तब से बना रहे हैं जब यूट्यूब बैन था। और ये बेकार वाइन्स की जो टीम है, ये बेसिकली सारी कहाँ मिले तुम लोग आपस में? यार ये हम लोग एक ही यूनिवर्सिटी के हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी से कोलीग्स। हाँ, बस अब यूनिवर्सिटी में ये होता है कि देखो, जब आप स्टूडेंट लाइफ गुजार रहे होते हो तो आप बिल्कुल ही फ़कीर होते हो, साफ बात है। 2 समोसे भी अगर कोई खिला देना तो आपको बड़ा मज़ा आ जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक के लिए भी इसका मुंह देख रहे होते हो, उसका मुंह देख रहे होते हो, कोई एक लेके दे दे, तो वो ये वाला चक्कर होता है। जब आप स्टूडेंट होते हो तो आप जाहिर सी बात है आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो हमारे टाइम पे तो ये था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी।
तो अगर मैं किसी को बोल देता था ना कि यार मैं फिल्म पढ़ रहा हूँ, तो उनके जहन में वही आता था, वो जो लॉलीवुड टिपिकल लाहौरी जो फिल्म्स होती है ना, उन लगता है मैं वो पढ़ रहा हूँ और नरगिस नाच रही है सामने। वैसे पढ़ने तो वाला ये माइंडसेट था। सो अब वो चेंज हुआ है, बट उस टाइम पे ये था कि अगर शॉर्ट फिल्म भी हम बनाने जाते थे तो बड़ा मुश्किल होता था किसी को कास्ट करना। एक तो फ़कीर थे, जेब में पैसे नहीं थे, दूसरा ये कि भाई आज जो खुद ही एक्टिंग कर लेते हैं, तो कोई बाप बन गया, कोई भाई बन गया, कोई बीवी बन गई, हम यही कर रहे होते थे, वहीं से केमिस्ट्री बिल्ड हो गई। और सबका पैशन एक्सीडेंटल एक्टर है हम लोग, जेब में पैसे नहीं थे तो कैमरे पे खुद ही आ जाते थे, पीछे भी खुद आ जाते थे, कैमरा सेट किया, फ्रेम सेट किया, खुद ही एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये करते करते अब लोग बोलते थे यार अच्छी एक्टिंग है, मैं बोलता हूँ अच्छा एक्टिंग भी कर लेते हैं, ये आज पता चला। असल में यूनिवर्सिटी की दोस्तियाँ जो होती है ना, उसमें फ्री राइडर्स भी बहुत होते हैं। मेरा पूछने का मकसद ये था कि जैसे प्रेजेंटेशन हो रही है, किसी क्लास की सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन है, भाई एक हफ्ता है, 5 लोगों का ग्रुप है, 5 लोगों में कोई 2-3 फ्री राइडर्स हैं, बाकी 2-3 लोग काम कर रहे हैं। अब 2-3 लोग जो काम कर रहे हैं वो पक्के दोस्त हैं, इसलिए आप उनको कुछ कह नहीं सकते और दूसरी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो मेरा पूछने का मकसद है तुम्हारी लर्निंग क्या रही है इन लोगों के साथ काम कर अपने पार्टनर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, कि व्हाट आर द क्वालिटीज दैट यू ऑल होल्ड डेयर टुगेदर? यार हम लोग एक दूसरे को, बस मैं ये समझता हूँ हमारे लिए ये चैलेंज है, काफी लोग काम करना चाहते हैं। देखो अभी तक चल रहे हैं ना 10-11 साल से। सो आपस में एक दूसरे की मोटिवेशन होती है। सपोज करो अगर मैं ढीला पड़ा हूँ तो कोई ना कोई एक होगा जो एक्टिव होगा। सो एट द एंड चैनल चलाना है, और एंड गोल सबका एक ही है। नहीं, एट द एंड चैनल जो है हमारा वो चलाना है। सो यही होता है कि आज इसके जहन में कोई आइडिया है तो कल मेरे जहन में कोई आइडिया होता है। रोज़ रोज़ हो सकता है सब एक ही एनर्जी से ना उठे, बट इसी तरह जो है ना कहीं सिंक हुए हैं हम लोग और काम चल रहा है, केमिस्ट्री बिल्ड हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ब्रेक नहीं लिया। और 10-12 साल से देख रहे हैं, कोई मोर देन 700 वीडियोस हम लोग बना चुके हैं। ये तुम्हारा बेकार फिल्म्स का देखा जाए तो पूरी टीम के साथ कितने साल हो गए टू बी एग्जैक्ट? यार बेकार सब मिला के अराउंड 10 साल हो गए। 10 साल तो हो गए होंगे, 10 साल हो गए बेटा। ये नहीं कि 2 वीडियो बनाई, व्यूज़ नहीं आया, बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता। बनाते रहो कंसिस्टेंट। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो यही होता है ना कि एक तो 2 चीज़ें हैं, और इंडस्ट्री में तो वैसे बहुत साल हो गए। हाँ, लोग बोलते हैं यार आया बड़ा ये नाम हो गया, तुम्हारे तो मजे हैं। अबे जब तब होते ना जब मजे नहीं थे, तब होते जब एक बाइक पे 3 लोग जा रहे थे, तब भी तो देखते यार कि मजे नहीं थे तब। सही बात। ऐसी थोड़ी ये बाल सफेद कर लिए हमने, मेरी एज वालों के बाल ही सफेद नहीं है। लोग बोलते यार तुम बहुत बड़े लगते हो या तो तुम बहुत ज्यादा फेल हुए होगे। मेरे साथ का दोस्त है, वो साथ बैठा रहता, बोलते ये आपके बचपन के दोस्त तो नहीं है। वो खुद कहता है मैं साथ ही बड़े हुए हम लोग। तो भाई बाल सफेद ऐसे ही हुए हैं। जी मैंने शो से पहले पूछा था एज तो तुम्हारी 35-36 ही है ना? मैंने कहा ये ना हो कि यार बहुत बड़ी एज हो, क्योंकि जुनैद भाई मेरे ख्याल से 42-43 के हैं, राइट? जुनैद अब्बू हैं। हाँ, जुनैद भाई बड़े हैं, वो अब्बू हैं। अच्छा, ये यूट्यूब कम्युनिटी से या कंटेंट क्रिएशन की वर्ल्ड वाइड अगर देखें या पाकिस्तान से देखें, सबसे ज़्यादा किस बंदे ने तुम्हें इंस्पायर किया, या किस चैनल ने या किसके कंटेंट ने इंस्पायर किया टू कीप गोइंग या टू कीप इवॉल्विंग योरसेल्फ? यार मैं वही तुम्हें बात कह रहा हूँ कि जिस वक्त हम लोगों ने ये चीज़ें स्टार्ट की थी उस वक्त हमारे सामने कोई रेफरेंस ही नहीं था ना। आज अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो आपके पास 1000 जॉनराज हैं। आपको पता है कुकिंग चैनल किस तरह आप बना सकते हैं, मेकअप ट्यूटोरियल्स हैं, आपके पास फूड चैनल्स हैं, आपके पास ट्रैवल ब्लॉगिंग है, रोस्टिंग है, गेमिंग है, XYZ आपके पास एक लाइन लगी हुई है, क्योंकि रेफरेंसेस अब बहुत आ गए हैं। बट हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं। अब हम क्या जाके, तो एक की एन पील था उनके, हम देखते थे उनके जो की एन पील उनका अमेरिकन से उनका हम लोग देखते थे, उनके जो स्केचेस होते थे वो स्टिल बहुत हाई फाई होते हैं। तो हमारी जो इंस्पिरेशन थी ना वो कहीं ना कहीं वो थी। तो वो हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे। सो कहीं ना कहीं अगर 2013-14 में थोड़ा सा जब और भी थोड़े मतलब कराची वाइन्स भी था, द इडियट्स का 2009 से काम कर रहे हैं वो लोग, ज़ैद अली था, शाम इदरीस था। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग अपना काम करने शुरू हुए, क्योंकि हमारा फिल्म बैकग्राउंड था, तो लोगों को थोड़ा डिफरेंट एक प्रोडक्शन क्वालिटी दिखनी शुरू हो गई। लोगों को कैमरा एंगल्स दिखने शुरू हुए, लोगों को थोड़ा सा चेजिंग सीन्स हम लोगों ने डाले, उसके अंदर हमने एडिटिंग में हमने थोड़ा सा गिम्बल्स यूज़ किए। तो कहीं ना कहीं लोगों को वो एक डिफरेंस लगा। जब डिफरेंस लगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग हुआ काम, तो आहिस्ता आहिस्ता जो दूसरे चैनल्स थे उन पे भी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई।
कॉपी और करना कुछ शुरू हो सकता है हमसे बहुत अच्छा आगे काम कर रहे हो। सो जब आप मतलब एक कंपटीशन होता है, एक हेल्दी कंपटीशन होता है, तो जो हेल्दी कंपटीशन होता है उसमें लर्निंग ही होती है। अगर आप जेलिसी ना हो आपके अंदर तो आप उससे सीखते हो और अपना काम पॉलिश करते हो। सो यही देखा आज हमारे साथ भी यही है। अगर मैं ब्रोस मीट द वर्ल्ड की कोई वीडियो देखता हूँ तो यार इसने फूड को इस तरह दिखाया है, चलो मैं इस तरह दिखाता हूँ, क्योंकि इस तरह तो ऑलरेडी दिखा चुका है, मैं इसमें ये चीज़ डाल देता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको सीखने का भी मौका मिल रहा है और थोड़ी सी एक वो मोटिवेशन भी मिल रही है। अगला सवाल मैं इस पे करना चाह रहा था कि जो नीश है, नीश डेवलप करना बहुत ज़्यादा इन है आजकल, और कहा जाता है किसी भी, फॉर एग्जांपल मैं आपका अपने कंटेंट की बात करूं, फिटनेस बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है आपका, ठीक है, तो आई हैड टू डेवलप अ नीश कि मैं किसको टारगेट करता हूं, यू ऑल्सो हैड टू डेवलप अ नीश। तो आजकल के जो लड़के आ रहे हैं, लड़के लड़कियां आ रहे हैं और न्यू कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ख़ास तौर पे वो नीश का ख्याल नहीं रखते कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं भाई। फॉर एग्जांपल अगर फूड ब्लॉगिंग की बात की जाए तो फूड ब्लॉगिंग में हमजा भट्टी हो गए, इरफान जुनी जो ज़बरदस्त काम किया रमज़ान में, तुम भी करते हो, अभी रामिश भी करता है। तो ये सारों के साथ अगर कोई बंदा ऐसा आना चाहे जो फूड ब्लॉगिंग या फूड पे काम करना चाहे, तो तुम्हें क्या लगता है कि अभी कौन से, जस्ट फॉर एग्जांपल जस्ट अ गाइडेंस टू अदर पीपल कि भाई देखो ये चीज़ें हैं जो अभी तक अनटैप्ड हैं या इस पर आप काम कर सकते हो, ताकि वो कंफ्यूज ना हो, बोले यार ये भी ऐसा कर रहा है, या फिर अपना फ्लेवर किस तरह उसमें डाल सकते हैं वो लोग, लेकिन करना उनको फूड पे ही है फॉर एग्जांपल। तो तुम क्या उनको मशवरा दोगे या क्या अपनी तरफ से गाइडेंस दोगे कि यार इस तरह आप सोच सकते हो, आपका थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए ताकि आप डिसहार्ट ना हो? यार फूड में मसला ये है कि बहुत सारी चीज़ें अटैम्प्ट हो रही हैं। जैसे कि मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि स्ट्रीट फूड की तरफ जाऊँ। रामिश का एक कैफ़ेज़ का एक लुक आ गया था, रामिश का अगर देखें। इसी तरह इरफान जुने जो एक स्टोरी टेलिंग वाला एक सीन आता है उसका, इसी तरह हमजा भट्टी का एक अलग स्टाइल है। सो आप लाइक आप कोई रॉ चीज़ों पे जा सकते हैं अगर फूड रिलेटेड हो। लाइक अगर फाइनल प्रोडक्ट दिखा रहे हैं सो आप उससे पहले रॉ कोई चीज़ दिखा सकते हैं। आप ये दिखा सकते हैं कि भाई मीट की मार्केट ले लें कि मीट आपको कहाँ कैसे मिल रहा है और कहाँ से आ रहा है। आप पोल्ट्री में घुस जाएं, एग्स में घुस जाएं, बहुत सारी आपके पास इस तरह इंडस्ट्री हैं जो कि इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं वो फूड इंडस्ट्री को आके टच करेंगी। और फिर आप तो फाइनल उस पर आप फूड का जो रॉ प्रोसेस है ना, आप जो उसका जो प्री प्रोसेस है उसकी तरफ चले आए मे बी वो क्योंकि कम हो रहा है। इसी तरह विलेज फूड वो जो है ना मुबशिर सिद्दीकी है ना नाम, मुबशिर सिद्दीकी। सो उसका देखें वो कंटेंट है आपको डिफरेंट लगता है। वो अपने खेतों में बैठ के अपने अब्बा जी के साथ वो बनाते हैं खाना। सो वो एक आपको बड़ा, हालांकि बन तो खाना ही रहा है, वो आम किचन विद आमना भी बना रही है वो, और भी बहुत सारे लोग बना रहे हैं, बट उसका आपको एक डिफरेंट लगता है क्योंकि उसने एम्बियंस एक अलग क्रिएट किया हुआ वहाँ पे खेतों में बैठा हुआ, अपनी पर्सनालिटी का टच। तो इसी तरह मैं देखता हूँ इंडिया के कुछ कंटेंट है वो दादी माँ वाला और इस तरह, वो अपने खेतों में बैठ के वो बनाते हैं बल्क में खाना। वो खाना बनाकर उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों में और जो पुअर लोग होते हैं ना उसमें। तो वो जब वो बना रहे होते हैं वो बड़ा टेम्पटिंग लगता है। तो मैं एज अ व्यूअर मुझे बड़ा पसंद है वो। सो वो चीज़ पाकिस्तान में भी नहीं हो रही है। और मेरा कहीं ना कहीं वो था एक माइंड कि यार मैं भी इस तरह करता हूँ कि हम पकाते हैं, हर 1-2 हफ्ते में इस तरह का कंटेंट डालेंगे, बल्क में बनाएंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट तो दिखा देते हैं, हम बिरयानी तैयार है, बिरयानी कटिंग हो रही है अल-रहमान की, वो तो दिखा देते हैं, हम पकने वाला हम पार्ट अक्सर मिस कर देते हैं, या पकाने वाला। सो वो चीज़ हो सकती है। उसमें ये नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल बहुत दफ़ा क्या होता है रेस्टोरेंट्स की अपनी सीक्रेट रेसिपीज़ या वे ऑफ वर्किंग होता है। नहीं देखो वो स्मार्ट इतने आप भी हो, उसको भी पता है कि कितना डालना क्या नहीं दिखाना, वो हो जाता है काम। हम भी बहुत सारी चीज़ें हम बताते नहीं हैं और हम शूट कर लेते हैं। हाँ, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ गैप। अगर आप इतने क्रिएटिव हो तो आप कहीं ना कहीं से नहीं, मार्केट बहुत बड़ी है। अभी भी देखो जब यूट्यूब चल रहा था तो आप यही देख रहे थे ना कि यार आपको अगर मशहूर होना तो यूट्यूब पे आ जाओ, ऐसी था। तो यूट्यूब पे आके कंटेंट क्रिएशन कर लो। तो बहुत सारे लोग आते थे, डीमोटिवेट हो जाते थे, वापस चले आते थे। फिर वही जो डीमोटिवेट होने वाले थे उनको टिकटॉक में लिया। अब टिकटॉक की वजह से सही है, लोग बहुत सारे मजाक भी उड़ाते हैं, बट कितने ऐसे लोग थे जो कि जो आज पॉपुलर भी हैं, मशहूर हैं टिकटॉक की वजह से, और वो कहाँ कहाँ से निकल के आए। और टिकटॉक की एक अच्छी बात ये है कि वो मासिस में मतलब घुसा हुआ है ना, वो हर आपको गांव देहात में मिल जाएगा टिकटॉक।
लोग हमें नहीं जान रहे होंगे मगर एक टिकटॉकर को लोग 10 लोग जानते होंगे। एक दफ़ा 3 साल पहले शायद मैंने टिकटॉक अपना ऑन किया था, तो मैंने कुछ व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे किया था, तो एक ग्रुप पे मुझे एक बड़ा बैकलैश आया कि अब फाद साहब सुरखी पाउडर लगा के नाचा करेंगे टिकटॉक पे ना। अब वो बंदा खुद दबा के टिकटॉक पे कंटेंट बना रहा होता है, बट ही इज़ अ लेट कमर। यहाँ मसला सारा ये है, यहाँ आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज अगर आपको मिल भी सकता है और अपना काम कर सकते हो उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, सबसे पहले यू डिनाई इट कि नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता। तो यूट्यूब का भी तो यही है ना, जब कंटेंट क्रिएशन का भी तो यही चक्कर था ना। लोग बोल रहे थे अबे अच्छा खासा कमर्शियल बना रहा था, एलेक्सा कैमरा लगा हुआ है, रेड कैमरा लगा हुआ है, और यहाँ पे तुम आके जो ना मोबाइल से बना रहे हो, ये क्या है, मतलब ये किस कहाँ ले आया ये बंदा में, ये वाला चक्कर है। सो अब देखो, अब वो तमाम चीजें लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, और फिर वही लोग जो कि क्रिटिसाइज कर रहे थे अब वो कह रहे हैं हम गुस्से हैं। तो हम बोलते भाई गाड़ी तो निकल गई, अब पीछे भाग के चढ़ सकते हो तो चढ़ जाओ। और सिंपल सी बात है, जहां उस वक्त आपको 10 साल लगने थे, अब आप 10 साल और पीछे हो गए, तो आपको हो सकता है 12-13 साल लगे। एग्जैक्टली ऐसी है। और दूसरा ये कि देखो अब चलो सही है, उसको छोड़ दो, बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं। अब जहां तक टिकटॉक की बात है, तो टिकटॉक पे हर रीजन का, हर सर्वर में घुसो तुम्हें डिफरेंट दिखेगा टिकटॉक। हाँ, यूएस में अलग है, चाइना पाकिस्तान का आओगे तो वहां पे तो जबान निकाल के स्लो मोशन चल रही है, बट दूसरी जगहों पे जाओगे तो टिकटॉक एक डिफरेंट दिखेगा तुम्हें। सो मसला टिकटॉक में नहीं है, टिकटॉकर में। तो अभी मैं अक्सर मैं टिकटॉक लाइव पे भी होता हूँ, तो नीचे कमेंट्स आते हैं, हाँ भाई पूरी जिंदगी जो है ना टिकटॉक को बुरा बोला और अब जो है ना वापस यूट्यूब आया। मैंने बोला अबे मैं टिकटॉक पे जब से हूँ जब ये म्यूजिकली था, तुम लोग अब आए हो टिकटॉक पे, मैं तो तब से हूँ। और दूसरा ये एक जगह तो मैंने मतलब ली थी एक बंदी की, बोला था आप लोग तो बुराई कर रहे होते थे टिकटॉकर्स की। मैंने बोला मैं टिकटॉक पे बैठ के अभी भी टिकटॉकर्स की बुराई करूंगा। अच्छा मुझे बताओ, तुमने कुछ दिन पहले अपने फेसबुक पे शेयर किया था, वो एक आया था कि भाई 1 घंटे में 20 करोड़ रुपए कमाए थे, 2 करोड़ रुपए कमाए थे टिकटॉक पे लोगों ने। यार टिकटॉक पे देखो तुमने कहा था इट्स रियल भाई। हाँ रियल बिल्कुल ऐसी है। टिकटॉक पे होता है लाइव का ऑप्शन है जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, और उसकी भी वजूहात है, और वो अवेलेबल होगा भी नहीं क्योंकि हमारे पास रिजर्व में पैसा नहीं है। और जब आप परचेजिंग करते हो किसी भी चीज़ की, कार्ड की, तो एट द एंड आप वो एप्लीकेशन को पे कर रहे होते हो। एप्लीकेशन बाहर की एप्लीकेशन होती है, 10 चीज़ें आई थी टेक्निकली। अच्छा सो अब टिकटॉक लाइव है, लाइव पे आप गए तो जो बंदा लाइव देख रहा होता है ना, मतलब मैं लाइव गया हूँ और तुम देख रहे हो, तो तुम्हारे पास ऑप्शंस आ रहे होते गिफ्ट के नीचे। ओके तुम वो गिफ्ट मुझे भेजोगे ना, तो वो अगर तुम्हारे पास कॉइन्स हुए तो तुम भेज सकते हो, और वो कॉइन्स तुम बोलोगे कैसे आएंगे, तो वो ऑप्शन देता है भाई बाय कर लो, तो एक टैप पे बाय हो जाता है। यूजुअली दुनिया भर में ऐसी होता है, टैप किया आपने इतने कॉइन्स बाय कर लिए। सो उसमें एक ऑप्शन है गेम्स का, आप अनाउंस करते हो गेम के भाई मेरा इसके साथ गेम है, आप गेम लगाते हो एक, मतलब आप पहले शेड्यूल कर लेते हो कि हम लाइव आएंगे। हाँ आप कभी कभार स्केड्यूल भी करते हो, कभी कभार आप जो है ना वो ऐसी रैंडम मैचेस भी लगा देते हो। अब आपको लोग देख रहे हैं लाइव, उस वक्त आपने मैच लगाया, अब वो 5 मिनट का एक जो है ना एक लैप होता है। मैच का क्या मतलब है? मतलब ये मतलब एक गेम लगता है, ये एक गेम लगता है जिसको मैच कहते हैं टिकटॉक में, लाइक फहाद वर्सेस मुबीन। अब ये मैच लगा, अब मैं अपनी स्क्रीन पे बैठा हूँ, अपनी स्क्रीन पे मैं अपने सपोर्टर को पुश कर रहा हूँ। अच्छा ऊपर जो है ना वो जो एक लैप चल रहा होता है उसमें 2 बार्स होते हैं, एक रेड एंड ब्लू, जो व्यूअर को दिख रहे होते हैं। सो उसमें ये होता है कि जब आप अपने, जैसे कि अब मैं बैठा हूँ, अब मेरे सामने मेरा कोई फेवरेट कंटेंट क्रिएटर बैठा है या कोई भी बैठा है टिकटॉक, तो मैं कोशिश करूँगा यार मेरे पास 4-5 कॉइन्स पड़े हुए ये मार दूँ। इस तरह और भी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे आपको, वो भी मार रहे होंगे, तो वहाँ से उसके बैठे होंगे वो देख रहे होंगे अब इसको इतना पॉइंट्स मिलकर और पॉइंट्स मारो। ओके तो वो एक कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन है। यहाँ पे जो गिफ्टर है ना उसको भी मज़ा आ रहा होता है कि यार मैंने मैच चेंज कर दिया। सो गिफ्टिंग दोनों जगह से जो ना वो पॉइंट्स मतलब डायमंड्स फेंक रहे होते हैं गिफ्ट्स की सूरत में। डिफरेंट गिफ्ट्स है, एक डायमंड का भी गिफ्ट है, सो 35,000 डायमंड्स का भी गिफ्ट है। लोग बड़ा गिफ्ट मारना है आपको, पूरे खाजा नहीं आपको टाइम उस आई मीन उसके मतलब ये वही जिस तरह कहते हैं ना कि एक ऐसी पेंटिंग के बंदा $1 मिलियन देने को तैयार होता है सिर्फ क्योंकि उसको पसंद है। तो ये वाली चीज होगी कि एक बंदे को जिताना है और गेम चेंज कर सकता है। ओपोनेंट को जो ना मैंने नहीं हराना है, हाँ वो मेरे साथ जो बैठे हुए ना जो लाइव देख रहे हैं जो सपोर्टर्स हैं वो लोगों ने हराना होता है उसको, और उसकी सेल्फ स्टीम जुड़ी हुई उस चीज से कि नहीं यार मैंने और कहीं ना कहीं अना भी बात आ रही होती है दोनों गिफ्टर्स की, तो वो चल रहा होता है।
आपके दोस्त नहीं, एट द एंड ऑब्वियसली जो ब्रॉड खोल के बैठा उसी को फायदा हो रहा था। बट इसमें ऐसा फैक्ट है, मैंने देखा है, मतलब जो लास्ट एक मैच था 25 को होता है, यूसुफ है बड़ा मशहूर टिकटॉकर है और वो बड़ा क्रेजी उसकी जो ना वो होती है लाइव, और वो एक सऊदी बंदा था। तुम लिटरली पता वो सऊदी बंदे को कितनी कॉइन्स पड़े थे? 93 मिलियन कॉइन्स एक कॉइन की। क्या और यूसुफ को पड़े थे 67 मिलियन कॉइन्स। पाकिस्तानी खास वैल्यू होती है कोई? 100 कॉइन्स की वैल्यू समझो 200 कॉइन्स पे $1 बनता है आपका। ओके। अब 93 मिलियन पे कितने लाख डॉलर बने होंगे 5 मिनट की गेम में? सो वो फैक्ट है और वो बड़ा इंस्टेंट। बट इसमें भी एक मसला ये है कि अब ऐसा ना हो कि लोग बोले यार चलो मैं भी आ जाता हूँ टिकटॉक लाइव पे। सो उसके लिए आपको वहाँ पे ग्रो करना है, आपके फॉलोअर्स होने चाहिए, होनी चाहिए ना, खास तौर पे गिफ्टेड कम्युनिटी नहीं, आपके सपोर्टर्स होते हैं ना, वो आपके फैंस होते हैं। बहुत सारे लोग, अगर मैं जाता हूँ तो लोग बोलते हैं यार मैं आपका फूड व्लॉग्स नहीं आ रहे या बचपन से देख रहा हूँ फलाना, तो जो आता है बोलता बचपन से देख रहा हूँ, मैं बोलता हूँ मैं बुढ़ा हो गया। तो अब ये जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बैठे होते हैं, वो जॉब पे या कहीं भी होता है, तो वो सपोर्ट कर देते हो। वो बोलते हैं नहीं यार ये ले हमारी तरफ से, तो वो उनको खुशी होती है। इसका मतलब पहले सपोर्टर बेस तो क्रिएट करना है ना आपको। तो वो आपने तो भाई कहीं भी जाके आपने गेन तो करना है, आपने मेहनत तो करनी है, तो आपने एक सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ अपना। तो आप जब भी जाते हैं वो सपोर्टर्स आपके आते हैं, आपको पुश करते हैं। अब जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी एक ने जीतना होता मैच, तो ये चल रहा था टिकटॉक पे। और वो जो लोग हंस रहे होंगे ना, मैं उसके पॉडकास्ट के नीचे भी देख रहा था कि लोग हंस रहे थे। हाँ, लोग हंस रहे। ये वही लोग हैं, वो 35,000 वाला ग्रेजुएट है जो हंस रहा है, सही, क्योंकि उसको नहीं पता कि मार्केट में तू 3.5 लाख कमा सकता है। भाई तेरे अंदर पोटेंशियल है, बट तुझे नहीं मालूम क्योंकि तू हंस रहा है कमेंट में जाके। देखो, दिस इज द रीजन यू आर सिटिंग हियर ना राइट नाउ, कि आई कॉल्ड यू कि यार सिंपल सी बात है, I'm 37, ठीक है, यू आर 35, वी आर एक्चुअली मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर चुके हैं, हम आगे अभी और जा रहे हैं। अब उल्टा कर लेते हैं, लोग बोलेंगे कि ये 35 है, कोई मसला नहीं है। तो इसमें अब होगा क्या कि हमारे पास जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है ना, रामेश के उसमें मैंने ये कहा था कि भाई फ्यूचर जनरेशन को भी हम इसी तरह पाल रहे हैं कि भाई जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो पढ़, उससे ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। जबकि सिंपल सी बात है, मैं तो अपने बच्चों को ज़्यादा लगाया कि बेटा कंटेंट कंज्यूम इस उससे करो कि कंटेंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे तो बेसिकली बच्चों को अभी भी खींच के रखा जा रहा है। तो अभी बहुत सारी देखो जितने भी ग्रेजुएट हैं वो सही है, आप तालीम जो है ना जॉब के लिए नहीं लेते हो। अगर आप जॉब के लिए तालीम लेने गए हो ना तो आपसे बड़ा अहमक कोई नहीं है, आप लेते हो शऊर के लिए। सही बात। जो तालीम आपको शऊर देती है, बाकी आपने खुद फैसला करना होता है कि आपने किस स्पीड से जाना है आगे करियर में। क्रिएशन आपकी जो नॉलेज है ना उसको 4 चांद लगाती है। एग्जैक्टली ये होता है, वो पॉलिश करती है उस चीज़ को। कोई भी डिग्री आपकी जॉब की गारंटी नहीं होती। बिल्कुल। ये जो लोग कहते हैं यार डिग्री फजूल चीज़ है, आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स सही है, वो स्किल्स को अगर पॉलिश करना है तो आपको एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। ऐसे ही जिस जगह पे हम बैठे हैं वहाँ पे भी ये मसला है। नहीं, ज़रूरत है, ज़ाहिर है बेसिक एजुकेशन के बाद यू डोंट हैव टू रिलाई अपॉन दैट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई ग्रेजुएटेड बैक इन 2011, उसके बाद मैंने तकरीबन 10-12 साल नौकरी की, देन आई रियलाइज कि यार इट्स नॉट इनफ, आई कुड हैव डन मोर देन दिस। तो लोग अभी तक वही गलती कर रहे हैं। यार अभी देखो ना, जो अब मेरी अपनी क्लास की बात ले लेते हैं, 35 के करीब स्ट्रेंथ थी यूनिवर्सिटी में, उसमें से मैं अकेला हूँ जो कि कंटेंट क्रिएटर हूँ, बाकी तो कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं है, हालांकि एक सेम जगह से पढ़े ना। बट अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंटेंट क्रिएटर बन गया, मशहूर हो गया तो मैं सक्सेसफुल हूँ। नहीं, और ये बिल्कुल क्राइटेरिया नहीं है कि आपका फेस पब्लिक हो गया या मशहूर हो गया तो आप सक्सेसफुल हो। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छे सक्सेसफुल अपनी अपनी फील्ड्स में, कोई एडवर्टाइजमेंट की फील्ड में है, कोई ग्राफिक्स की है, कोई 4 चांद लगा सकते हैं। हाँ, एनिमेशन में कोई उसने 4 चांद लगाए हुए हैं। तो भाई हर कोई अपने डोमेन में बहुत अच्छा कर रहा है और शायद हो सकता है कुछ स्ट्रगल भी कर रहा हूँ। तो अब तालीम तो सबने एक ही जगह से ली है ना। बिल्कुल। हर कोई तो फर्स्ट नहीं आता एक क्लास में, एक आता है बंदा। अच्छा, एक सवाल जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को बोलते हुए देखा, काफ़ी सेंसिबल यूट्यूबर्स बात करते हैं इस पर, और उसने मुझे भी काफ़ी इंस्पायर किया है, लोग इंस्पायर करता है, वो है ट्रेड विद अल्लाह। यानी अल्लाह से किया गया ट्रेड कभी खाली नहीं जाता, रायगा नहीं जाता। आई हैव सीन यू, माशाल्लाह, तुम रमज़ान कैंपेन्स करते हो, रमज़ान में अफ्तारी करते हो, सब कुछ करते हो। तुम्हारी थॉट्स इन पे क्या हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो हालात आजकल चल रहे हैं, ये चैरिटेबल माइंडसेट और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए हम लोगों को। लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि यार हम खुद गरीब हैं, हम क्या किसी को चैरिटी करेंगे।
तो अपने अंदर रहते हुए, अपनी सतात में रहते हुए, तुम्हें क्या लगता है कि दिस थिंग हैज़ हेल्प्ड यू अ लॉट, इन व्हाट सेंसेस? थोड़ा सा यार मैं एक चीज़ सोचता हूँ, ट्रेड विद अल्लाह तो वो फैक्ट है, वो है, वो बीइंग अ मुस्लिम मेरा तो बिलीव है। और दूसरा ये कि चलो एक थोड़ा उस चीज़ को हटा देते हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं फिर मैं ये कैलकुलेशन करने बैठ जाता हूँ ना, यार अल्लाह को मैंने 1 रुपया दिया है, 7 रुपये वापस मिलेंगे, तो ऐसा ना मैं साउंड ग्रीडी ना लगे, तो उस चीज़ को साइड में कर देते हैं। अब आप बात करते हो बेसिक, आप एक इंसानियत की बात करो ना, नॉर्मल। अगर आप थोड़े से प्रिविलेज हो तो आपसे जो लेस प्रिविलेज हैं, आप कहीं ना कहीं अगर आप इंसानियत का दिल रखते होगे तो आप बोलोगे यार थोड़ा बहुत तो उसको कुछ तो एक्सपीरियंस दूँ मैं, जो वो नहीं कर सकता है। अब इसके बड़े लेवल पे बात कर लें, जैसा कि अभी शायद अल्हम्दुलिल्लाह तुम भी या मैं भी, हम लोग अगर सोचे यार उम्रा करना जाएं तो हम जा सकते हैं, बट कुछ लोग हैं जो कि सालों से पैसा जमा करते हैं इस चीज़ के लिए, समझे। हमारा ये डिसीजन होता है 2-3 दिन का, और कुछ लोगों का होता है। तो सोचो अगर मैं किसी को एक्सपीरियंस करवा दूँ, वो सही बात, क्या बात होगी, वो तो चलो सवाब को अभी साइड में रख दो, बट वैसे ही आपको कितना मज़ा आ रहा होगा ना यार, वो बंदे की खुशी देख के बड़ा। तो यही चीज़ है कि कभी कभार आप एज अ कम्युनिटी वर्क के तौर पे भी आप चीज़ें करते हो, क्योंकि पाकिस्तान की जो हालत है ना, लोग इस दफ़ा जो इफ्तार ड्राइव में करवा रहा था, और सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज इस दफ़ा हुआ हूँ मैं, क्यों पता है? लोगों ने एक चीज़ बोली कि यार आप गैर मुकामियों को खाना खिला रहे हो। ये किस किताब में लिखा हुआ है कि आपने नेशनैलिटी देख के, आपने NIC देख के आपने खाना खिलाना? और दूसरा ये कि रमज़ान का हमारा एक कल्चर है, रमज़ान में एक कल्चर का हिस्सा है कि हम लोग इफ्तारियाँ करवाते हैं। मैं नहीं सोचूंगा कि तुम अगर अपनी लैंड क्रूज़र से उतरे हो तो मैं तुमको इफ्तारी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम ऑलरेडी एक 8 करोड़ के गाड़ी में से उतर रहे हो। भाई मुझे तो तुम्हें भी करवानी है, मुझे उसको भी करवानी है जो साइकिल पे आया। क्योंकि मज़ा आता है, लिटरली तुम एक्सपीरियंस करके देखो। कभी तुम जा रहे हो और इफ्तार खुलने वाला है, तुम अपनी गाड़ी में जा रहे हो, बड़ी गाड़ी में जा रहे हो, और इफ्तार खुलने वाला है, और तुम्हें पता है कि घर अभी जो है 10 मिनट दूर है। रास्ते में एकदम कोई हाथ आएगा और बोलेगा ये ले जूस का डब्बा और ये ले खजूर, ऐसे खुशी होती है। बिल्कुल खुशी देनी है बस, वो ये नहीं देखना कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हो, आप कौन हो, आपका रोज़ा है कि नहीं है, आप गाड़ी में आए हो, आप पैदल आए हो, कुछ भी हो, वो खुशी देने की एक अलग खुशी होती है। सो ये मुझे बड़ा मज़ा आता है। और ओवरऑल रमज़ान की चीज़ें मैं इस वजह से मैं व्लॉग कर रहा होता हूँ, वो भी 2 साल से कर रहा हूँ, मैं 7 साल से रहा हूँ ये चीज़ें, जुनेद के साथ मिलके भी कर रहा था मैं। बट मसला ये कि अब वो उससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिल रही होती है, बहुत सारे लोगों को पता चल रहा होता है, बहुत सारे लोगों को। और मैं देखता हूँ कि लोग अक्सर सेम फॉर्मेट वो कर रहे होते हैं, अडॉप्ट कर रहे होते हैं दूसरी जगहों पे, और लोग बोलते हैं यार आपका देख के जो ना हमने इसी तरह थाल वाला कॉन्सेप्ट किया और इसी तरह लगाया, और लोग भेज रहे होते हैं वीडियोस लड़के कि यार हमने यहाँ पे करवाई। इस दफ़ा मैंने गुजरांवाला में भी करवाई थी, तो गुजरांवाला में जो इफ्तार ड्राइव हुई उनको कोई दिक्कत ही नहीं हुई कुछ करने में, सुकून से उन लोगों ने कर दिया। वलीद वक्कर अगर जानते हो WT वाले, उनको मैंने बोला यार तुम लोग करवाना, यहाँ से मैं फ़ंड ट्रांसफ़र कर दूँगा। सो सुकून से वैसी हुई, ऐसा लग रहा वो मतलब किसी कराची की किसी रोड पे करवा रहे थे। तो गवादर में भी हमने की, वो भी बड़ी सुकून से हो गई। तो चीज़ें मैसेज पहुँच रहा। दूसरा ये, चलो अब ये तो बात हो गई कम्युनिटी वर्क की। अब आप बेसिक इनकम पे आ जाओ। एक पाकिस्तान में एक जो एवरेज एक इनकम है कितनी होगी बताओ? 26,000 का फिगर है। अबे फिगर 26,000 का है। तुम किसी गार्ड से जाओ नीचे, उससे पूछो बेटा सैलरी कितनी है? 18,000, 18,000, 20,000। ये तो बात आ गई गार्ड्स की, सही है। अब आप जाओ, आप स्कूल में जो टीचर्स होती है ना, जो आपको जो 1.5 इंच के जो 1,000 स्कूल खुले में कराची में, उनमें जाओ जहाँ बच्चे की फ़ीस तो माशाल्लाह 10-10 हज़ार रुपये होगी, बट टीचर की फ़ीस पूछ लेना, टीचर की सैलरी पूछ लेना, 15,000, 20,000। सही कह रहे हो, ऐसे ही। ये बात है थोड़े से अच्छे स्कूल्स की, और थोड़ा जो स्लम्स नहीं कहूँगा, बट और थोड़ा सा छोटे एरियाज़ में आ जाओ, वहाँ पे लड़कियों की सैलरी है 6,000, 5,000, 7,000। ये सैलरीज है। अब इसको डॉलर में कन्वर्ट कर लो। 18,000, चलो ये इनको नहीं कन्वर्ट करो,
20,000 को डॉलर में कन्वर्ट करो, कितने डॉलर हो जाते हैं? 80, लगभग 100, 80 भी नहीं होते, 70 भी नहीं होते डॉलर। 280 के साथ ये $70 एक गार्ड महीने के कमा रहा है, सही है? वो है मेरा टारगेट। मेरा टारगेट वो नहीं है, मैं मतलब अगर मैं किसी को राशन दे रहा, अगर बैग दे रहा हूँ, मैं तो नहीं दे रहा, खैर लोगों की सपोर्ट होती है और थोड़ा बहुत हम जो कमाते हैं उसमें से मैं कुछ परसेंटेज वैसे ही निकाल लेता हूँ, एंडोर्समेंट या वो आ रही होती है तो उसमें से मैं कोशिश करता हूँ निकाल लूँ। सो अब जो हम अगर वो किसी को राशन बैग दे रहे हैं तो हमारा टारगेट होता है वो लोग जिनकी इनकम कम है, ताकि उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। किसी को लोग जो ये बोलते हैं ना यार आप इनकी आदतें ख़राब कर रहे हैं, इनको कोई स्किल्स सिखा दे। अबे स्किल्स वो सीखा हुआ है, वो ऑलरेडी वो कर रहा है, वो सफ़र कर रहा है उसमें, वो एक स्किल है, उसके बाद वो छोले बना के बेचता है और वो मगर उसी से तो 25,000 रुपये कमा रहा हो, 25,000 में 18,000 15,000 रुपये रेंट दे रहा है। स्किल थी उसके बाद, बट उसकी इनकम इतनी बूस्ट नहीं हो रही है, तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया। और बाकी अगर किसी दूसरी तरीके से, हाँ कुछ होते हैं जो कि कहते नहीं यार हमें ये स्टार्टअप बिजनेस खुलवा के देते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे, जैसे लड़कियों के यूजुअली आते हैं कि कपड़ों का कुछ वो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा उनको सपोर्ट चाहिए होता है, तो उसमें भी मैंने देखा सक्सेस स्टोरीज भी देखी हैं। अच्छा, क्यों पता है? क्योंकि जो अमाउंट उनको दी गई वो मेरे लिहाज से इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी, मतलब $200-300 नथिंग, बट उसकी वजह से चूंकि उनकी भी नीयत बहुत अच्छी थी, वो जो ग्रो किया उन्होंने, अब देख के बंदा बोलता है यार उसके बाद आज तक कांटेक्ट ही नहीं किया वो, क्योंकि उनका काम चल गया। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो आपको बड़ा ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं, बहुत सारे तो ऐसे ही हैं कि शायद ये पता चला पॉडकास्ट देखने के बाद मुझे मैसेज करना शुरू करते हैं, भाई मैं कोई एनजीओ नहीं हूँ, बस वो हम अपने आपस में फ्रेंड सर्कल में हम लोग देखते हैं, कुछ केसेस आते हैं तो हम लोग ओवरऑल पूरे साल हम कोशिश करते हैं कि ये करते रहें। इसी पॉइंट पे आ रहा था कि मैंने रामेश से भी डिस्कस किया, बट इसको प्रमोट मैं क्यों नहीं करता हूँ, ये जो ओवरऑल पूरे साल की जो चीज़ें होती हैं, वजह ये कि इनबॉक्स फिर भर जाएगा भाई, फिर ब्रांड्स के कमाएंगे, इनबॉक्स लेने वालों के साथ आ जाएंगे, मसला हो जाएगा। मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था कि मुफ्ताखोरी का कल्चर जो है, ये मैंने उससे भी डिस्कस किया था, क्योंकि तुम्हारा अली गुल पीर के एक पॉडकास्ट में तुमने कहा था कि एक खातून ने मुझे कहा कि चैरिटी चाहिए मुझे अपनी मेड के लिए, ऐसी कुछ था ना? बिल्कुल, कि वो बेसिकली तो बहुत दफ़ा क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने IBA से ग्रेजुएट किया 2011 में। IBA वाज अ यूनिवर्सिटी, हैज़ बीन अ यूनिवर्सिटी जो बेसिकली किसी को एडमिशन डिनाई नहीं करता अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आई वाज फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। मेरे फादर को सिर्फ ये इशू था कि यार पता नहीं मैं अफोर्ड कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। खैर अल्लाह का शुक्र है, चारों सेमेस्टर आई पेड नथिंग, सही है, और मैंने स्कॉलरशिप पे पास आउट किया। जब पहली सेमेस्टर के बाद दूसरे सेमेस्टर में मैं अप्लाई कर रहा था तो मेरे साथ दोस्त बैठा हुआ था जो जिसके मुंह से निकल गया यार वो स्कॉलरशिप लेटर आया वो लेने जाना है। वो 2 दिन पहले US से आया था, अगले हफ्ते UK जा रहा था किसी काम से अपने डैड से मिलने। तो मैंने कहा तूने क्यों अप्लाई किया? कह रहा जब मिली थी मैंने अप्लाई कर दी। तो यहाँ ये कल्चर भी तो है, जिसको नहीं चाहिए वो भी घुस जाता है। यार वही ना, अब इसकी वजह से होता ये कि हो सकता है कि 4 नीडी बैठे हों, यही ना, और एक उसकी तरफ चले गई स्लॉट, तो वो बेचारे 2 मुंह तक रहे हो कि यार अब हम क्या करें। सो कहीं ना कहीं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यार खुद कर लो, छोड़ दो आप। यही एक इशू है कि वो इंटेंशन का मसला होता है कि भाई सिंपल सी बात है, बंदा बोला कि ठीक है कोई मसला नहीं मिला तो हम भी इसमें बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। ये चीज़ ये हाँ, ये मेड वाला सीन जो है ना, ये जब हम कोविड का जो सीन था उसमें बड़े बड़े इस तरह के मैसेजेस आते थे, तो मैं यही सोचते थे यार 4-5 हज़ार रुपए का एक बैग है यार, ग्रॉसरी बैग, और हम लोग बेसिक बैग बना रहे होते। मैं इतना भी नहीं मैं कोई करता हूँ कि कोई लेविश बैग है, क्योंकि कोशिश ये होती है कि यार कम पैसों में ज़्यादा लोगों का हो जाए, और बेसिक कर रखी है उस ज़माने में, तो इसका मतलब है यू आर केपेबल इनफ माशाल्लाह। और हाँ, ये लोगों का मैं थोड़ा सा शॉकिंग भी था एक जगह तो मुझे लगा कि यार शायद वो गलत, अब मैं स्टॉप पे भिजवाया मैंने एक जगह पे, मैंने बोल दिया अच्छा फलाना स्टॉप तक आ जाए, क्योंकि कोविड में भी रिस्ट्रिक्शंस थी और हम लोग बड़े बिजी थे उस वक्त। हमारे पास तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, हमारे पास पूरे हम घूम सकते थे 24 घंटे। बट उसमें ये था कि मैंने अपने कुछ वॉलंटियर्स को बोला यार ये फलाना आएंगे, वो कोई मेड आएगी दे देना। जब हम गए वो कह रहे नहीं यार मेड तो आई थी मगर वो वीगो में बैठी हुई थी मेड उनकी, वो भी तो। अबे मैंने बोला ये क्या सीन है? बोला ऐसा सीन था? बोला हाँ वो मेड को साथ लेकर। मैंने बोला तो चली मेड को लेकर आ सकते हो, उनको दिला नहीं सकते जाके सुपरमार्केट में? अबे यार मतलब क्या जाएगा। लोग कुछ लोग हैं, मगर कुछ लोग इसके ऑपोजिट भी हैं।
और इवन लॉकडाउन के वक्त जब मैं राशन ड्राइव कर रहा था तो काफ़ी मतलब मेरे लिहाज से वो काफ़ी बड़ी लेवल पे हो गई थी हमारी, क्योंकि वो ऑफिशियल जितने भी जो कराची रिलीफ थे उनकी तरफ से भी बड़ा अप्रिसिएशन मिला था। बट वही बात है, उस वक्त कोई व्लॉग नहीं बनाए थे तो लोगों को नहीं पता चला था, बट वो पूरा डेटा हमारे पास मौजूद था। सो उसमें भी यही था कि बहुत सारे लोग ऐसे भी आते थे जो कह रहे थे कि यार अभी दे दो, जब जैसी दोबारा से काम वाम खुल जाएगा वो जितने का बैग है वो पैसे ले लेना। ऐसे भी लोग थे, बट फिर भी आप गुड जेस्चर में आप बोलते नहीं यार ऑलरेडी जब एक मेरे पास है तो मैं ले जाया। बट ऐसे भी लोग आते थे बहुत सारे। अच्छा मुझे बताओ, यूथ ख़ास तौर पे 12 साल 14-15 साल के बाद या उससे जो इश्यूज शुरू होते हैं 25 साल तक चलते हैं, ये जो 15 से 25 साल का जो एज ब्रैकेट है, तुम्हें क्या लगता है इसके कौन से 2 से 3 मेजर इश्यूज़ हैं और उनके क्या हल हो सकते हैं एज फार एज योर एक्सपीरियंस इज कंसर्न डीलिंग विद सच काइंड ऑफ पीपल? यार मसला ये है कि आजकल की जो ज़्यादातर जो जिस टारगेट ऑडियंस की बात कर रहे हो ना, वो उनको शॉर्टकट लेने की बहुत आदत है, और वो शॉर्टकट में कभी कभार वो जो ना वो सक्सेसफुल नहीं होता तो वो बड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वो देख रहे हैं आज के मुबीन को, 10 साल पहले मुबीन क्या था। हाँ, तो वो शॉर्टकट अभी मैं किसी को भी बोलूँगा ना यार 10 लोग आते हैं यार यूट्यूब चैनल बनाना, बोलते हैं यार कम से कम जो ना, जैसे अक्सर बोलते हैं यूट्यूब चैनल बनाया और बोला शाउट आउट दे दें मैं बोलूँ चलो मैं दे दूंगा, होगा क्या तुम्हें लगता है कि मेरी ऑडियंस जाएगी तुम्हारे पास देखने? नहीं जाएगी। वो मैंने गेन की हुई है। इसी तरह इरफान अगर शाउट आउट देगा तो इरफान के लोग इरफान का कंटेंट देखते थे ना, उसको पता ही है वो उस तरह का कंटेंट, वो क्यों नहीं मेरे पास है इरफान वाली फॉलोइंग, मेरी अपनी है, इरफान ने अलग बनाई हुई। इसी तरह जुनेद का जो पॉडकास्ट देख रहे हो, मेरा फूड व्लॉग क्यों नहीं देख रहे भाई, मैं भी तो वही बना रहा हूँ, मगर उनको पॉडकास्ट ही देखना है भाई, वो एक अलग माइंडसेट की ऑडियंस है। तो इसी तरह अगर आपने कोई चैनल बनाया है तो शाउट आउट से आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपको फायदा आपके अपने कंटेंट से होगा। और क्या वैल्यू आप दे रहे हो अपने ऑडियंस को? अब मैं शर्त रखता हूँ, अक्सर लोग कहते हैं ना शाउट आउट, मैं बोला दूंगा, बट जब इस 2 महीने में तुम जब 20वें व्लॉग जब हो जाएगा ना तुम्हारा, तो मैं 21वें में शाउट आउट दूंगा। कंसिस्टेंसी भी तो पता चले। और लिटरली 2-3 लोगों के साथ ऐसा मैंने किया, वो शाउट आउट लेने ही नहीं आए। पता है क्यों? क्योंकि उनकी ऑडियंस बन गई। सही बात। तो भाई कुछ होते हैं, कुछ तो फिर गायब भी होते हैं, बोलते हैं यार नहीं हो रहा है, वो आ गया, ये आ गया, खर्चा कौन करे, ये कौन करे, वो कौन करे। खैर तो यार इट्स अ फुल टाइम जॉब, मतलब जहाँ तक मैंने नहीं, अब तो फुल टाइम जॉब ही है ना। अब तो कंटेंट क्रिएशन फुल टाइम जॉब है। हाँ, कोई बुड्ढे की हट गई, इंटरनेट बंद कर दिया तो एक अलग बात है, वरना ये फुल टाइम जॉब है। पहले किसी और की हटती थी तो जो दूसरे जॉब थी वो बंद हो जाती थी, आजकल ये इंटरनेट बंद कर दो ये बंद हो जाता है। और पीछे इनको लगता है कि शायद इंटरनेट से सिर्फ यूट्यूब और ट्विटर और फेसबुक चलता है, इनको नहीं पता कि पूरी आईटी इंडस्ट्री जो है इंटरनेट से चलती है, बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑनलाइन बिजनेसेस, फूड डिलीवरी, ये तमाम इंटरनेट पे डिपेंडेंट है भाई। अंकल ये जो इंटरनेट बंद करने से पहले ये सोच लो कि ट्विटर और यूट्यूब के अलावा भी इंटरनेट बहुत सारी चीजों में काम आता है, और वो ज्यादा पैसा लेकर आ रहा है इकोनॉमी में। फ्रीलांस इंडस्ट्री है, वो बेचारे ग्राफिक डिजाइनर एक हफ्ते वो जिस तरह उनकी क्लाइंट गए ना फाइवर पे कर दी थी उन्होंने, उनके लसन लग गए अंकल, खाली आपकी जिद की वजह से, समझते नहीं। और एक आंटी आई है, एक उन्होंने बोला क्रिप्टो तो कभी आएगा नहीं। दुनिया जा रही है चांद पे और हम उंगली से चांद देख रहे हैं। सही बात। क्या है यार, ये आंटी और अंकल जो है ना, जिस दिन इंशाल्लाह ताला ये लोग जब बहुत दूर चले जाएंगे हम लोगों से, और जब नया माइंड सेट आएंगे तो शायद फिर कुछ होगा इस मुल्क का। फिलहाल तो ये अंकल और आंटी जो है ना, ये बेसिकली तुम नेशनल लेवल पे बात कर रहे हो, ये हर घर में मौजूद है। सही यार नहीं, वो जो घरों में मौजूद है ना, वो कहीं ना कहीं उनको बच्चे कन्विंस कर देता है। बट ये जो ऊपर जो बैठे हुए ना, ये सुनते ही नहीं नीचे वाले की बात। वो आइडिया हो सकता है कि अभी भी जो हुकूमत है, अभी जिस किसी की भी हुकूमत है, उसकी जो नीचे की टियर हो सकता है उनके पास बहुत अच्छे आइडियाज हो, बट वो आइडियाज जो है ना उस अना के बीच में आ जाते हैं। वो जो बुड्ढों के जो है ना आउटडेटेड जो बैठे हुए ऊपर, इनके अना के बीच में आ जाता है। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है। यार बच्चों को देखा है मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हुए, और कराची में रहते हुए, कराची में रहते बिल्कुल, NFT से, ब्लॉकचेन से। बट वो बेचारे बच्चे ना 17-18 साल के बच्चे, उनको इतनी तो अकल थी कि पाकिस्तान में पैसा मंगवाऊंगा बहुत मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने पार्क किया हुआ दुबई में, सिंगापुर में पैसा,
ये सिर्फ आपकी वजह से। अंकल सुन रहे हो? ये तो हो गया पेशेंस वाला एक मामला। एक और कोई ऐसा इशू जो तुम्हें लगता हो कि यार ये बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट है, जल्द से जल्द एड्रेस होना चाहिए यूथ में, सोसाइटल इशू? यार मुझे तो नहीं लगता, मगर खैर फिर भी हर चीज़ देखो, एक स्ट्रेस जो होता है ना, एक पॉजिटिव स्ट्रेस लेना काम को लेकर, वो एक समझ में आता है, वो हर किसी को होता है। एंजाइटी भी होती है लोगों को, बट जो डिप्रेशन वाला सीन है ना, जो लोग जो अपने पास्ट में डूब जाते हैं ना, वो फिर डिप्रेशन से निकल नहीं पाते वो, क्योंकि डिप्रेशन का जो ताल्लुक होता है आपके पास से होता है। तो भाई अब जो हो गया नुकसान हो गया, मूव ऑन, आगे जाओ। होता है, हमने वीडियो बनाई, नहीं आए व्यूज़, बुरी हो गई वीडियो, मगर हमने बड़ी मेहनत से बनाई वीडियो और नहीं पसंद आई लोगों को, तो क्या हम बंद कर दें? नहीं, हम फिर नेक्स्ट वीक हम उतने ही जोर के साथ एक और लेकर आते हैं। और तुमने बहुत अच्छी बात की, ये पेशेंस से ही इसका ताल्लुक है कि हम लोग जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स को देखें, ख़ास तौर पे मेरे बच्चे अक्सर देख रहे होते ना कंटेंट, इंडिया का कंटेंट देख रहे हैं, एक मिथ बैठ है, 2-3 और लोग हैं, तो मेरा बेटा बड़ा शौक से देखता है। वो तुम्हें तो वो आंटी के नाम से याद रखा है, मैंने कहा ना मुबीन से, तो आंटी जो बनते हैं, तो मैंने कहा हाँ अम्मी जो बनते हैं। तो अक्सर वो जो कंटेंट देख रहा होता है ना और बड़ा लाइक करता हूँ, मैं बोलता हूँ इसके पीछे जाओ, जैसे शहरम की स्केच बुक है, बड़ा गौर से देखते हैं हम लोग, मैं भी देखता हूँ। तो मैंने कहा यार इसके बैकग्राउंड पे जाओ, बच्चों की ओरिएंटेशन करना ज़रूरी है, ये अंदर से हम ही निकाल सकते हैं, लेकिन वो बंदा करे कैसे, पहले खुद की ओरिएंटेशन ठीक हो। तो मैं कहता हूँ भाई आप पीछे जाओ, जाके देखता है 6 साल 7 साल 10 साल पहले वीडियो लगाई हुई होती है। मैंने कहा देखो वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र है, अगर आप आज 12 साल की उम्र में शुरू करोगे तो 20-22 साल की उम्र में यू विल रीप द बेनिफिट्स। बिल्कुल ऐसी है, कंसिस्टेंसी जो है ना वो की है सक्सेस का। सो वो एक मिसाल होती है ना कि भाई पत्थर एक जगह पे रख दो, वो जगह बना ही लेता अपनी जगह। और मैं कहता हूँ कि ये जो कंटेंट क्रिएशन है ना, ये टेस्ट मैच है, ये T20 या वनडे नहीं है कि आप आए और चल गया, नहीं चला, लोग भूल गए। ये है टेस्ट मैच। टेस्ट मैच में आपने पिच पे खड़ा रहना है, बस विकेट रोक के रन्स बनते रहेंगे खुद ब खुद। इरफान जो कि बड़ी जबरदस्त बात है। और एक वक्त आएगा कि आपकी डबल सेंचुरी भी होगी, ट्रिपल सेंचुरी भी होगी। और जो टेस्ट मैच की जो जीत होती है ना, वो पूरी दुनिया में चर्चा होती है। T20 वनडे की जीत कुछ जीत नहीं होती भाई, ना लोग उसको भूल जाते हैं। कितने T20 अभी होते होंगे डेली कि कौन जीत रहा है कौन हारा है, बट टेस्ट जब जीतता है कोई तो उसकी, हाँ। सो बस पिच पे खड़ा रहना, विकेट रोक के आपने रन्स खुद ब खुद बनेंगे। इस पे इरफान द रीज़न आई लव हिम, लास्ट टाइम उसने टिकटॉक के स्पॉन्सर को वीडियो बनाई थी, 5 पॉइंट्स बताए थे। तो एक पॉइंट उसने कहा कि अगर वायरलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वीडियो बनाओगे कि आई जस्ट हैव टू बी वायरल एंड फेमस, तो आपने अगर एक वीडियो से हो भी गए वायरल, तो नाउ यू आर नोन फॉर दैट काइंड ऑफ कंटेंट। अब आपकी नौकरी हो गई है वो कि आपको उसी तरह का कंटेंट बनाना, मतलब अनवायरल होने में भी टाइम नहीं लगता। एग्जैक्टली ऐसी है ना। अब देखो अभी जो हमारा जो कंटेंट है, अभी जिस तरह की मैं बातें कर रहा हूँ, बट तुम जब कंटेंट देखोगे तो बोले यार ये क्या बच्चों वाला कंटेंट है। बट हमने उसकी टारगेट ऑडियंस एक डिफाइन की हुई। बेकार फिल्म्स पे हम लोग फैमिली फ्रेंडली कंटेंट होगा। तुमने कहा कि तुम्हारा बच्चा देखता है मुझे, बिल्कुल। सो ये मेरी टारगेट ऑडियंस है कि अगर जब फैमिली देखे ना, वो कंफर्टेबल होके देखे, वो स्क्रीन पे लगा के अम्मा अब्बा को ये डर ना हो कि यार ये अब मूवी ना कोई उल्टी सीधी कोई गाली बक देगा या जैसी कुछ बोल देगा। तो स्लैंग वर्ड और ये सब चीज़ें हम लोग हटा के हम लोग करते हैं। हाँ, आजकल इसकी ग्रोथ बहुत स्लो है इस कंटेंट की, बट हमें पता है कि यार हमें उससे क्या मिल रहा है। और अगर कोई ब्रांड भी आता है, ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू से लें, तो ब्रांड बहुत कंफर्टेबल होता है हमारे साथ काम करने में, रादर देन किसी ऐसी जगह पे वो जाए जहाँ पे उसको बहुत सारे लैंग्वेज बैरियर मिले। तो वो पूरी अपनी पहले विश लिस्ट देता कि सर ये लफ्ज़ नहीं बोलिएगा। हमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। उनको पता है भाई हमारी शुगर कोटेड कॉमेडी है, वो कॉमेडी स्केच है, फैमिली है। सो हम कोई इस तरह की चीज़ हम करेंगे ही नहीं। तो ये जो है ना, हमने टीजी डिफाइन की हुई है। अगर यही कंटेंट अगर मैं थोड़ा सा कुछ एक क्लिक बेट की तरफ लेके जाऊँ थोड़ा सा, या तो मैं लड़ना शुरू कर दूँ, तो और उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आ गए, नेक्स्ट कंटेंट में मैं बिल्कुल एक तमीज़ से बैठा रहा हूँ, उस पर व्यूज़ नहीं आए, तो यकीन करो फिर मुझ पे वो प्रेशर आ जाएगा कि अब हर कंटेंट में लड़ता ही रहूँ। तो फिर मुझे वही एक बिहेवियर अपनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि जब आप अपनी ऑडियंस बनाते हो ना, तो आपकी सपोज करो अगर मैं अपनी चैनल पे आके मैं लैंग्वेज बैरियर्स मैं हटा दूँ, तो जब कल कलाकों की बंदा जब मुझसे मिलेगा ना,
वो भी मुझसे उसी तरह आके मिल रहा होगा, उसको लगेगा कि शायद मैं बिहाइंड द कैमरा भी ऐसे चिलूँ और गालियाँ वालियाँ बक रहा होगा। तो जब हमसे मिलने आते हैं ना लोग, बड़े डर डर के आ रहे होते हैं कि यार मार ना दूं मैं। तो खैर ये है कि आप अपनी ऑडियंस खुद बनाते हो, सही। तो आपका जैसा कंटेंट होगा वैसी आपकी ऑडियंस होगी। और जब इन रियलिटी जब आप कभी मिलोगे तो वो कुछ नहीं पता कि उनका क्या रिएक्शन हो सकता है वो उनका प्यार हो, बट वो जो तरीका होगा तब आपको पसंद नहीं आएगा। सो अब देखो आहिस्ता आहिस्ता जो भी थोड़ा सा एग्रेसिव कंटेंट बनाते थे अब वो चेंज हो रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनको वो पता रिएक्शन आने शुरू हो गया, उनको मसले होने शुरू हो गए रियल लाइफ में भी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जितने भी इनडायरेक्ट मैं बहुत सारे लोगों को बोल रहा हूँ कि अब वो कंटेंट डायरेक्शन उनकी चेंज हुई है। अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी ऑडियंस भी देखना थोड़ा सा चेंज होगी, अब वो उनका देखने का नज़रिया आर्टिस्ट को चेंज होगा। तो ये आपको शुरू से ही अप्लाई करना है। सही बात। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, और खैर तुम्हें कोई गद्दार लेबल नहीं करेगा क्योंकि हर दूसरा बंदा ये चाहता है कि आगे क्या इरादे हैं, पाकिस्तान में रह के कंटेंट क्रिएट करने के, पाकिस्तान से कूच करने के? यार कंटेंट क्रिएट तो जब हालात अच्छे थे तब बाहर जाके भी हम क्रिएट कर रहे थे कंटेंट, तो वो तो चलता रहेगा ऑन एंड ऑफ। और जहाँ तक बात है वो तुम्हारा जो सवाल जिस डायरेक्शन में जा रहा है मैं समझ गया हूँ कि कौन सी कंट्री का वीज़ा जा रहा है। तो अभी किसी एक और भी मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, उसने बोला था कि यार तू क्या सोच रहा है। मैंने बोला यार मैं ये सोच रहा हूँ कि तमाम लोग तो जा रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे सब चले आएंगे, अकेला मैं ही होऊंगा फिर। मैंने बोला अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो मैंने बोला अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वीज़े लगे में कोई मसला नहीं है, वो आना जाना लगा रहेगा। बट यहाँ पे कोई एक तो हो जो चौकीदारी दे पीछे मुल्क की, पूरा खाली छोड़ के तो नहीं जा सकते ना। ये पॉइंट अच्छा है कि जब सब चले जाएंगे तो रह कौन जाएगा पीछे। हाँ, तो ये अपना ही मुल्क है यार, अब क्या करें। वही एक है ना, कौन सी वेलकम मूवी का डायलॉग है, क्या करूं मार भी नहीं सकता, प्यार जितना करता है मुझसे। अच्छा कौन सा ऐसा फियर है जो तुम्हें हर वक्त रहता है, मतलब कोई ऐसा फियर हो कि यार तुम्हें लगता है कि यार ये मुझे रहता है और आई जस्ट नीड टू गेट रिड ऑफ इट? यार मुझे ऐसे तो नहीं, बट यही मैं देखता हूँ जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है ना, और फिर हम जब इसको कंपैरिजन करते हैं अपनी दूसरी मतलब पड़ोसी मुल्क से जो कि हमारी ही तरह था और एक साथ एक ही टाइम पे हम लोग इंडिपेंडेंट हुए हैं, और शुरू में हमारी उड़ान बहुत तेज़ थी और फिर ये जो एकदम से रिजीम चेंज हुई है, और ये रिजीम चेंज का मतलब ये नहीं कि ये 1-2 साल पहले जो हुआ, एकदम से एक नया माइंडसेट आया है 70s के बाद, और उसके बाद ये मुल्क की डायरेक्शन समझ नहीं आ रही कि कहाँ जा रहा है। बस इसी चीज़ से डर लगता है कि यार ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ लीडर थे जो कि अभी बैन है, आपको पता है 30 साल पहले जो वो बातें बोल रहे थे, आज एक लीडर है जो कि लग रहा है आपको बैन होने वाला है, वो भी यही बातें बोल रहा है। तो 30 साल में कोई फ़र्क नहीं आया, कोई मतलब कुछ तो चेंज होता, और वही पैटर्न है। 30 साल पहले भी इसी तरह गिरफ्तार हो रहे थे लोग, उठाया जा रहा था, उन पे लेबल लग रहा था, अभी भी वही चीज़ हो रही है। सो कहीं स्क्रिप्ट चेंज नहीं हुई मुझे लग रहा है इस मुल्क की। तो ये थोड़ा सा डर है कि यार आगे अब ऐसा ना हो कि हम 30 साल के बाद बैठे हुए और हम यही बात कर रहे हो कि यार मुल्क में डॉलर नहीं है, ये नहीं है, मुल्क नाजुक सूरत। अब कितना नाजुक है यार ये मुल्क, कितना नाजुक है, कुछ खिलाओ इसको। अच्छा, कुछ खिलाओ। इससे मुझे एक सवाल याद आया, तुम्हारा एक कंटेंट देखा था मैंने, तुमने कहा था कि यार मेहदी हसन साहब और उमर शरीफ साहब ये सब बेसिकली जब कहते हैं ना कि लास्ट स्टेजेस पे थे अपने लाइफ के, तो दे वर आस्किंग गवर्नमेंट फॉर द मनी, और इन लोगों ने अच्छा खासा कमाया अपने टेन्योर में, ठीक है। तो इससे एक बात का अंदाज़ा होता है, मेकिंग मनी एंड मैनेजमेंट ऑफ मनी आर 2 डिफरेंट थिंग्स। बिल्कुल। व्हाट डू यू थिंक वी आर गोइंग रॉन्ग अबाउट, मतलब एज फार एज मनी मैनेजमेंट इज कंसर्न एज अ नेशन? या देखो आजकल एक तो चीज़ लोगों को समझ आ रही है जो मैं देख रहा हूँ, इवन कंटेंट क्रिएटर ले लो या कोई दूसरे आप प्लेटफॉर्म के जो हैं लोग, वो कहीं ना कहीं अपनी पैसिव इनकम भी उन्होंने रखी हुई है, कुछ बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ दूसरी चीज़ों में भी लगे हुए हैं, और अपनी मर्च भी निकाली हुई है सबने। तो कहीं ना कहीं उनको एक है कि यार आपके पास एक सोर्स नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए, कंजम्पशन ओरिएंटेड नहीं है वो ज़्यादा। हाँ, तो आप कहीं ना कहीं वो चीज़ों को, एक चीज़ नीचे जाती है तो दूसरी चीज़ फिर आपको सपोर्ट करती है।
सो ये चीज़ पहले मिसिंग थी। लोगों ने उस पर भी क्रिटिसाइज़ किया था कि यार मेहदी हसन को आपको पता था कि पीटीवी में ये मिलते थे पैसे, पीटीवी में आज भी इतने ही पैसे मिलते हैं। इवन फहद मुस्तफ़ा भी जाएगा ना तो पीटीवी इतने ही देगा, कमाता पीटीवी सबसे ज़्यादा है बट वो देता तो नहीं है। बट मसला ये था कि क्या वो सिर्फ पीटीवी के शोज़ करते थे? नहीं, कितनी प्राइवेट शोज़ करते होंगे। इसी तरह बहुत सारे हमारे कॉमेडियंस थे। उमर शरीफ साहब के शायद मसले कुछ डिफरेंट थे, फाइनेंशियली मसले नहीं होंगे उनके, बट उनके रिसोर्सेज के इशूज थे शायद दूसरे। बट उसके अलावा जितने कॉमेडियन ले लें, वो कभी कोई गवर्नर से मांग रहा है, ये कभी कोई किसी चीज़ से मांग रहा है, तो उनके कहीं ना कहीं इश्यूज आए हुए थे। एक तो ये कि हमारे पास कोई इस तरह की एसोसिएशन भी नहीं है जो कि सपोर्ट करे आर्टिस्ट को, कवर करे उनकी जितने एक्सपेंसेस हैं, या उनके इंश्योरेंस करवाए, या मेडिकल हेल्थ का, ये एजुकेशन बच्चों की, ये सब चीज़ें देखे। इस तरह की कोई इंडिया में तो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस तरह के जो गिल्ड बनी हुई है, बट पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में ये चीज़ तो होनी चाहिए पहले, क्योंकि अभी भी ये मैं बात बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इम्प्लीमेंट कर ले। बहुत सारे लोग होंगे जिनका नहीं चलता होगा दिमाग, वो आज वैसे ही कर रहे होंगे जैसे पहले जो करते आ रहे थे लोग। बट स्टिल जो है ना, आपको जो आपके फाइनेंशियल्स जो होते हैं ना, उसको मैनेजमेंट उसकी बहुत ज़रूरी है। फाइनेंस मैनेजमेंट जो है ना आपकी, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस वक्त पैसा आ रहा होता है ना, उस वक्त तो लोग मतलब बड़ा खुश होते हैं जब आ रहा है। जिस वक्त रुकता है ना, जब वो, क्योंकि हर किसी का एक टाइम फ्रेम होता है, 5 साल 10 साल, उसके बाद वो चीज़ थोड़े से फेड आउट होनी शुरू होती है। तो उस टाइम अब सही है, सक्सेस का ग्राफ शायद फेड आउट हो, बट आपके दूसरी चीज़ें आपको फाइनेंशियली जो ना आप फेड आउट ना हो। नहीं, सही बात है। वॉरेन बफेट तो फिर वो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में भी डाल देता आर्टिस्ट को। तो वो डिप्रेशन से बचने के लिए एक तो थोड़ा सा आप जो ना, आप डाउन टू अर्थ भी रहो। मैं बहुत सारे लोगों को कह रहा हूँ, ताकि आप जब आप पे अगर कोई एक टाइम आए जब आप लोगों के फेवरेट कम फेवरेट होगे, तो आपको वो महसूस ना हो। वो बड़ी खूबसूरत बात मुझे याद है, एक बंदे ने, हमारे बड़े बिजनेसमैन हैं, दोस्त हैं फॉर्चुनेटली हमारे, उन्होंने कहा था डिप्रेशन गरीब को नहीं होता, डिप्रेशन अमीर को होता है। क्यों? क्योंकि जब फेरारी से करोला पे आना पड़ता है ना उसे, तो वो सुसाइडल हो जाता है। लेकिन गरीब के लिए करोला से मेहरान पे आना या मेहरान से मोटरसाइकिल पे आना इतना मसला नहीं होता। तो वो लाइफस्टाइल जो है ना, वो एक्सपेक्टेशंस आप हाई कर लेते हैं अपनी, तो वो डिप्रेशन में वो थोड़ा सा जो ना, वो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाली जो होती है ना टैगलाइन, वो भी ज़रूरी है। सही है आप, और आपके पास अगर, बट इसके साथ साथ मैं ये बोलूँगा, अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप खर्चे भी करें, और आप अपने खर्चे ना रोकें कभी भी। अपने रिसोर्सेज बढ़ा लें कमाई के। आप अपने जो ना बेसिक जो खर्चे हैं वो आप अपने जो ना, ये अपनी आप नीड को आप वो ना कर लें, मार नहीं लें, क्योंकि फिर आप बोलेंगे यार ये कर लेता मैं, वो कर लेता। नहीं, 2 पॉइंट्स तुमने बड़े अच्छे कहे ना, एक तो मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम और दूसरा पैसिव इनकम। ये 2 चीज़ें अगर आप फोकस करते रहेंगे तो इन द लॉन्ग रन आप अंडर द रडार भी रहें, अपना लाइफस्टाइल ही मैनेज करते रहें। यार इससे अंदाज़ा करो ना, जिस वक्त इवन हम फेमस भी थे, वायरल भी थे, उस टाइम मैंने एक बिरयानी का कार्ट लगाया था। मुझे ज़रूरत तो नहीं थी, ना कि उसकी इतनी कोई इनकम थी, बट लिटरली तुम यकीन करना, कभी कभार ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर जाने होते थे, तो राइडर कम होते थे। तो मैं क्या करता होता हूँ, बाइक पकड़ी, हेलमेट लगाया, पीछे बिठाया बच्चे को, मैंने बोला तू जाके बिल्डिंग खटखटा के दे दे। उनको नहीं पता कि बाइक पे नीचे आया कौन है डिलीवरी देने। तो भाई किया है आपने, क्योंकि आपके वो, हालांकि स्टेक्स हाई होते हैं, एट द एंड उससे जो प्रॉफिट हो रहा था ना, वो लिटरली वो उसके जो महीने का जो प्रॉफिट था, वो एक शाउट आउट के जो प्रॉफिट था ना इंस्टाग्राम का, वो था। बट हर बिजनेस की एक अलग खुसूसियत होती है। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर अगर कोई बिरयानी का बिजनेस खोल रहा है, तो वो प्लीज़ ये ना समझे कि वो बिरयानी से जो ना $1 मिलियन हर दिन कमाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो उस बिज़नेस की अलग नेचर है। हाँ, वो कोई क्रिप्टो का कर रहा है, कोई दूसरी वो गोल्ड बेच रहा है, तो उस बिज़नेस का एक अलग प्रॉफिट होते हैं, इस बिज़नेस की एक अलग नेचर है। तो आप वो माइंड में रखें, उस लेवल पे जाके आपको सोचना होगा। आप ये ना कि आपने बिरयानी लगाई और सोच रहे आप बिल्कुल उस तरह हो कि यार यूट्यूब जैसा रेवेन्यू क्यों नहीं आ रहा है इस पर, तो उस पर आपको प्रॉफिट हंड्रेड्स में होगा, उसमें वैसा प्रॉफिट नहीं होगा। बट वही बात है, जो आपके डेडिकेशन जो है ना, वो उतनी ही मांगेगा जितना यूट्यूब मांग रहा है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन से पहले एक प्रियम्बल क्वेश्चन कह लो कि 10 साल पहले अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए, कोई टाइम मशीन तुम्हारे पास हो कि यू कैन एक्चुअली रिवाइंड द टाइम, मतलब 10 साल पीछे जाओ, तो क्या डिफरेंटली करोगे जो तुम बेसिकली समझते हो कि यार आज मैं 10x या 100x पे बैठा हूँ? यार मैं बिटकॉइंस खरीद लेता, क्योंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी और मुझे एक दोस्त बता रहा था
लिटरली उस वक्त मैंने एक वेबसाइट खरीदी कोई $150 की, ओके, और उस टाइम अगर वो 150 छोड़ो, मैं $100 के बिटकॉइंस ले लेता 2012 में तो बॉस मैं इस वक्त पॉडकास्ट पे नहीं होता बैठा हुआ। मिस्टर बीस के पॉडकास्ट पे होते मिस्टर बीस मेरे पॉडकास्ट पे होता नहीं तो खैर मैं ये तो यार ये बड़ी कुछ अपॉर्चुनिटीज थी जो हमारे सामने थे, बट फिर भी मैं ये समझता हूँ कि इवन क्रिप्टो हो जाए, NFT हो जाए, उसमें भी बीच में हम कूदें और अच्छा हुआ इससे। बट पाकिस्तान में अगर चीज़ें लीगल हो जाती तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी वो लोग हैं, ये इनको डर ये है ये आंटीज़ को कि शायद हम लोग पैसा पूरा भेज देंगे बाहर। हम लोग वो होशियार लोग हैं कि $100 लगा के $2000 निकालने वालों में से हम। सही बात है। हम दिमाग चला के, तो आप ये ना डरें कि भाई पैसा जाएगा, आप ये सोचें कि पैसा आएगा भी तो जब निकलेगा और आएगा तो वो भी तो आएगा भी तो ना, वो भी तो सोचे, वो नहीं सोचते। इनको ये डर है कि यार निकल गया तो फिर क्या होगा, और फिर वो दूसरे फिर डिबेट्स आ जाती हैं। खैर उस डिबेट में हम जाएंगे। अच्छा, लास्ट सवाल ये है कि मुबीन अपने आप को क्या चाहते हो कि व्हाट यू वांट टू बी रिमेंबर्ड फॉर व्हेन यू डिपार्ट दिस वर्ल्ड? जब तुम, यार मैं ये सोचता हूँ भाई हर जो एक एवरेज इंसान है ना, उसकी जो लाइफ होती है ना मरने के बाद 30 साल की होती है, मैक्सिमम 30-40 साल की होती है। अब बताओ कैसे तुम मर गए, जाहिर होते जब लंबी ज़िंदगी दे अल्लाह ताला तो दादा बन के ही मरोगे, तुम्हारे पोते तुम्हें याद रखेंगे। ओके, 30-35 साल के बाद वो खुद दादा बने हुए होंगे, फिर परदादा का नाम फेड आउट हो जाएगा। एक एवरेज पर्सन का लाइफ, एक एवरेज पर्सन भाई कम से कम जो है ना इंसान 500 साल तो जिए, कुछ ऐसा करेगा। हाँ 500 साल तो जिए। आज शेक्सपियर को आप याद रखते हो, आप बहुत सारे लोग हैं, इवन आप बीइंग अ मुस्लिम आवाज है, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, हम उनको याद रखते हैं। सो कोई ना कोई ऐसी चीज़ आप कंट्रीब्यूट करो ना यार दुनिया के अंदर कि आपको जो है ना मतलब आगे तक याद रखा जाए, ना कि सिर्फ आप जो है ना आपके शिजरे में आप याद हो। जो ख़ानदानी किसी एक बंदे को याद होता है तो ख़ानदान वालों को याद नहीं होना चाहिए, मतलब दुनिया उसको याद करे। दुनिया नहीं तो चलो आपका मुल्क जो है ना एटलीस्ट आपको ज़िंदा रखे कुछ सालों, तो मतलब सदियों तक तो कुछ ज़िंदा रखे, तो एटलीस्ट ऐसा काम करके जाओ। चले, थैंक यू वेरी मच मुबीन फॉर शोइंग अप। अरे थैंक्स, अपने टाइम में से अच्छा लगा यार वक्त निकालने का, और बड़ा ड्रैग बातें की हम, बड़ा ड्रैग चीज़ें गई। नहीं ये इट वाज सपोज टू बी लाइक दिस, क्योंकि देखो यूट्यूबर्स, अब सिंपल सी बात है कि जब कंटेंट क्रिएशन में बात होती है तो हमेशा ये होती है कि यार कुछ ऐसा हो कि मसाला दिया जाए, लोगों को कुछ दिया जाए, लेकिन जो सच्ची बातें हैं और जो अच्छी बातें हैं उसकी वैसे भी फॉलोइंग कमी आती है। सिंपल सी बात है, वी हैव टू बी मेंटली रेडी फॉर दैट। और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस। मकसद ये था कि जितना टाइम आगे जाता जा रहा है, फॉर एग्जांपल बीइंग पेरेंट्स, बीइंग एल्डर्स, वी डोंट हैव टू फॉरगेट कि दुनिया में क्या कुछ चेंजेस आते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने क्रिप्टो की बात की, जिस तरह वो बैन हुआ है, जिस तरह हम लोग कंटेंट क्रिएशन को बहुत डिमीन करते हैं, वी लुक डाउन अपॉन यूट्यूबर्स के यार साले इतना कमा लेते हैं, हम ग्रेजुएशन करके ये करते हैं। तो भाई ग्रेजुएशन के बाद भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना शुरू करें, एम्प्लॉय करना शुरू करें। तो इसी के लिए ये एपिसोड था, और इंशाल्लाह आगे भी जिन लोगों के साथ हम बात करेंगे इन्हीं तरह की बातें करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमें अपने कमेंट्स में आगाह कीजिएगा अपने फीडबैक से। तो इंशाल्लाह विल बी कमिंग बैक विद अनदर एपिसोड विद अनदर गेस्ट नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। थैंक यू मुबीन। अरे थैंक्स फॉर हैविंग मी, थैंक यू, बाय।